ओके, तो मैं ऑडिबल हूँ सबको? दिखाई दे रहा है? तो ऑडिबल विजिबल दोनों? ओके, तो पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, आपका क्लास थोड़ा डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा क्लास टाइम 9 से 12 का है, ठीक है? जो क्लास मेरी सेशन टाइम है वो 9 to 12 की है। तो मैं जो क्लास लूँगा, हाँ 9 to 12 रात की है ना। अभी क्लास एक्चुअली मेरे रात को ट्रेन था अभी 12-1 बजे, तो चक्कर में 6 से 8 लेके मैं फिर मुझे स्टेशन भी जाना है यहाँ से ना, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ ना, तो मुझे तो घर जाना है। तो उस चक्कर में सोचा क्लास लेके जाते हो, खाना कैंसिल करना पड़ता है, कल भी कैंसिल हुआ, आज भी होता, तो इसलिए मैंने डिले किया। और फिर अभी क्या हुआ, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन अब 4 बजे सुबह हो गई। मैंने कहा चलो, तो इसलिए थोड़ा क्लास हमने भी लेट कर दिया, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हुआ है, वो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें। ओके तो अभी आपको मैंने ये पीडीएफ भेजा होगा, 41 क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज आप जैम के प्रीवियस ईयर पेपर आपने दिखा, उससे भी देख सकते हैं हम लोग। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्वेश्चन लिख के करूँ, या क्वेश्चन है ऑलरेडी इसी को हम डिस्कस करें ना, तो वो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, सही नहीं, ठीक है, ठीक है ना? क्वेश्चन तुमको पढ़ पा रहे हो, तुम दूर से पढ़ पाओगे? ये स्क्रीन पर दिख रहा है तो क्वेश्चन जो है, अच्छा, तो ऐसे आपके पास ग्रुप में भी ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो या तो उससे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं ट्राई। तो अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो आप सीधा सीधा डाउट पूछो, हम सीधा डाउट डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, वो भी कर सकते हैं। कल मतलब लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वो छोड़ के बाकी करेंगे, या अगर आपने ट्राई किया है तो सीधा डाउट डिस्कस करते हैं। तो क्या कहते हो आप लोग? अच्छा, करो फिर, बाकी जो नहीं होगा अपना मतलब एक चलो, क्लास हमारा क्या 2-3 घंटे चलेगी, तो जब तक करते हैं, और कुछ क्वेश्चन रह गया तो ट्राई करना, फिर डाउट क्लास में होगा। अभी तो प्रीवियस ईयर फिर भी दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ मैं, ईयर वाइज, जैसे 2005 से स्टार्ट करके 22 तक करेंगे, या 22 से स्टार्ट करके 5 तक, 2005 तक, तो सारे पेपर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, तो उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन एक बार कर लो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पेपर को कोशिश करो जैम से पहले कम से कम, जैम के प्रीवियस ईयर में कम से कम आप 10 बार कर लो, कोशिश करो। 10 बार बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन करो, ठीक है? उससे आप कॉन्फिडेंट फील, जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होगा कैसे करना है, उससे कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। ओके चलो, तो मान लो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो ये सब पहले आपको पता है कि 2014 से पहले, मतलब 2015 के एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे। तो चूंकि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो ये सब प्रीवियस ईयर पेपर ही है, लेकिन तब ये सब्जेक्टिव आता था ना। तो सब्जेक्टिव में कोई 12 मार्क्स के, कोई 15 मार्क्स के, जैसे ये 6 मार्क्स का था उस टाइम, दिख रहा होगा। तो इस तरीके से है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा कैसे करना है। ओके सो बताओ, तो क्या करें? ये क्वेश्चन करके देखो क्या बोल रहा है। मैं जस्ट बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास स्पेस तो है सॉल्व करने का यहाँ पे, तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं स्पेस पे, इसको भेज दूंगा फिर बाद में, वो है। चलो, इसे लिखने का टाइम थोड़ा बच जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हैं एक काम, ये भी है, अदरवाइज नहीं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो इसको सेव कैसे करेंगे? ओके, तो मैं इसी पर लिखता हूँ, बेटर है। तो आप लोग ट्राई करके देखो ये हो रहा है क्या? क्या बोल रहा है? लेट x1 x2 xn be a random sample from normal mu1 distribution for testing h naught, जो कि आपके पास है mu is equal to 10 एंड है ना, यहाँ से ओके लिखा जाएगा, ठीक है।
एंड अगेंस्ट H1 है म्यू इज इक्वल टू 11। तो क्या पूछ रहा है आपसे, द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन x बार मोर देन इक्वल टू k। तो ये क्रिटिकल रीजन है, मतलब रिजेक्टिंग H0। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें, सो जो सॉल्यूशन होगा तो इसमें क्या है कि आपके पास H0 पता ही है, म्यू इज इक्वल टू 10 है, H1 है म्यू इज इक्वल टू 11, एंड आपसे कह रहा है ये क्रिटिकल रीजन क्या है, रिजेक्टिंग H0 दिस इफ x बार इज मोर देन इक्वल टू k। ओके, तो अब क्या पूछा जा रहा है, फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n such that the size of the test is 0.05। तो आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू n के टर्म्स में फाइंड है ना, कह रहा है फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n, फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n सच दैट। तो ठीक है, साइज ऑफ टेस्ट जैसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा यहाँ 0.05 है, और ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H0 is true। तो करो इसको सॉल्व अब। तो यहां से आपको क्या पूछा था पहले, k की वैल्यू n के टर्म में निकालनी है, तो आ जाएगी ना, क्या आ गई है 0.05 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन k इक्वल टू k दे रखा है, और गिवन म्यू इज इक्वल टू 10, ठीक ना। तो यहां से ट्राई करो क्या होगा, जब भी ये नॉर्मल है तो आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करो। सो यहां से मुझे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो इसको। सो यहां से क्या होगा, so 0.05 is equal to probability x बार माइनस, क्या करेंगे माइनस, क्या होगा, सो -10 कीजिए। सो -10 अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में सिग्मा, सो सिग्मा इज 1 राइट, सो सिग्मा इज ऑलरेडी 1, तो सिग्मा 1 है, तो आप सिंपली क्या करो, है ना, सो ये 1 ही है, सो जस्ट तो 1 अपॉन रूट n, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मोर देन इक्वल टू k माइनस 10 अपॉन 1 बाई रूट n, ठीक है। अब म्यू को तो यूज कर लिया हमने, तो ये कुछ हो गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z मोर देन इक्वल टू दिस k माइनस 10 अपॉन, तो 1 अपॉन रूट n, तो रूट n, चलो अभी 1 अपॉन रूट n ही लिखते हैं। सो इस तरह से है। अब ये बताओ, अब जैम का अगर आप पेपर देखोगे किस ईयर का है, कैसे पता चलेगा, तो जरा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये मे भी 2005 या 6 का होगा। सो अब अगर वो पेपर देखेंगे हम, या तो मैं काम कर सकता हूँ, वो पेपर ही पूरा ओपन कर लेता है ना। सो इफ यू सी द पेपर, यहाँ पे आपको दे रखा होगा कि ये क्या है, z मोर देन इक्वल टू समथिंग इज 0.05, तो वो कौन सा क्वांटिटी है। सो कैसे पता करोगे, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा k माइनस 10 और ये रूट n इधर लिख लो। सो दिस इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी आपको दे रखा होगा पेपर के फर्स्ट पेज पे। सो मैं एक बार ओपन करता हूँ, देखो क्या है, कुछ लोग आइडिया होगा ऑलरेडी। सो तो बताओ क्या क्वांटिटी है। तो एक तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगी, पहला जो क्वांटिटी जो पूछा जा रहा था आपसे, सो फर्स्ट थिंग जो पूछ रहा है ना, पहले चीज क्या पूछा है यहाँ से आपसे कि फाइंड के इन टर्म्स ऑफ n सच दैट
साइज 0.05। सो ये चेक करो, ये मैं देख लेता हूँ पेपर किस। तो ये जो क्वेश्चन है 2006 का है, अब 2006 में जाएंगे। सो मैं लिखता हूँ ये क्वेश्चन जो है 2006 का 21 नंबर है, ठीक है। सो उसके फर्स्ट पेज पे आप जाइए और देखिए उसमें क्या दे रखा है। तो उन्होंने दे रखा है कुछ इस तरह से। सो वहां आप अगर चेक करेंगे, सो दे हैव गिवन यू समथिंग लाइक, सो मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी z मोर देन समथिंग। सो जो z है 0.5 से 1.65। सो दिस, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं रुक जाओ, z मोर देन ये कितना है 0.05 ना। सो आप चेक करो, मोर देन है, 5 नहीं है। आप 5 इसको नहीं समझो है ना, 5 नहीं है, 1 - 5 है आपका। हाँ 5 this quantity 0.95, you want to say this, yes आप you're right, 5 of this quantity is 0.95, yes। अदरवाइज ये यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ जो उन्होंने दे रखा है। तो उन्होंने दे रखा है प्रोबेबिलिटी, आपको यहाँ दे रखा है 6 का पेपर खोलिए, उसमें फर्स्ट पेज पे जाइए। तो उन्होंने दे रखा है z मोर देन 1.65 is 0.05, इस तरह से। तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 1.65, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अब यहां से ये एक आंसर आ गया ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था इस पेपर में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो क्या बोला है कि फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n सच दैट साइज ऑफ टेस्ट इज 0.05। सो ठीक है, अगर इस पे कंफर्टेबल है तो हम इस पे भी कर सकते हैं काम। जैसे मान लो तुम लोगों को लग रहा है ना, सॉरी मैं पहुंच गई। सो हम इस पे कर सकते हैं ना, इस पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये या तो इस पे ही लिख लो, ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आप वैसे देख लेना 21 Jan 2006। मैं वैसे ही लास्ट टाइम कराया था वैसे ही कराया था, वहाँ दिक्कत हो रहा है। सो इसमें बस ये था कि जो H0 है दैट इज म्यू इज 10, H1 म्यू इज 11, जो सैंपल है x1 से x है वो नॉर्मल म्यू1 था। और आपसे पूछ रहा है कि वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, जस्ट रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ x बार मोर देन इक्वल टू k। तो पहला चीज हमने क्या डिराइव किया, अल्फा हमें दे रखा था 0.05, इससे हमने ये देखा रिजेक्टिंग H0 गिवन H0 is 2। यहाँ से हमने ये डिराइव किया कि z मोर देन k - 10 अपॉन 1/√n, ठीक है। तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ कि ये जो k - 10 1/√n है, दिस क्वांटिटी इज 1.65, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए था k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ये 1 है। सो k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n कितना हो जाएगा 1.65/√n प्लस 10, ये होगा ना k की वैल्यू। सो ये आपका आ गया k की वैल्यू, पहला पार्ट का आंसर ये था। तो मैं क्वेश्चन है ना यहाँ से दिखा दूंगा, बाकी सॉल्व इधर ही करेंगे तो उससे इजी रहेगा। कहाँ था वो, ऑफ एज इसमें था शायद, हाँ। तो ये था क्वेश्चन, इसको बस मैं क्लियर कर देता हूँ बाकी है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन था। अगला पार्ट क्या है कि फर्दर डिटरमिन द मिनिमम सैंपल साइज n so that power of this test is at least 0.95। so power of this test is at least 0.95। तो बोल रहा है कि जो पावर है टेस्ट का that is at least 0.95। तो बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। so पावर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, probability of rejecting H0 when H1 is true। so H1 is true and this is more than equal to 0.95। तो यहां से आप क्या करेंगे अब, सो यहां भी जेड में कन्वर्ट कीजिए इसको,
यहाँ से मिनिमम एन डिसाइड करना है हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो कुछ ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ क्या माइनस करेंगे, एक्स बार मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल का बनाना है, तो क्या करेंगे, तो 11 माइनस कर लेते हैं। तो एक्स बार माइनस 11, फिर 1/√n ये, एंड दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू सिमिलरली k माइनस 11 1/√n, एंड उसका तो यूज हो गया न्यूमरल 11 का। दिस क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू 0.95। सो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं आगे कि प्रोबेबिलिटी, सो यहाँ से क्या आया, सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू √n टाइम k माइनस 11, ठीक है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। अच्छा, आपने अभी पीछे जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें क्या किया आपने कि k की वैल्यू निकाला n के टर्म में, राइट। सो आपने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड किया n के टर्म में, इसको पुट कर देते हैं 1.65/√n + 10। सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू √n, तो है k की वैल्यू 1.65/√n। चेक करो ये सही लिखा ना, k की वैल्यू ही था ना, जब +10 था, ओके। तो हाँ सॉरी +10 था, तो यहाँ पे ये पुट कर दिया, इसको मोर देन इक्वल टू 0.95, एंड थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1.65 एंड प्लस में √n, समथिंग लाइक दिस, सॉरी माइनस √n रहेगा, एंड दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू 0.95। तो इसको आप 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डाटा भी फिर से गिवन होगा फर्स्ट पेज पे। सो z मोर देन इक्वल टू व्हाट इज 0.95। सो जो 0.95 है, अच्छा तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ ठीक है ना यहाँ तक, तो मैं 5 में कन्वर्ट कर लूँ क्या, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये ऐसा क्या नंबर होगा ताकि वैल्यू 0.95 मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, 5 में कर ले, चलो करके देख लेते। तो ये 1 माइनस हो जाएगा 5, 1.65 माइनस √n, ये ना, सो 1 माइनस दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। सो यहाँ से आपका आ गया दिस 5 ऑफ, हाँ ठीक है, हाँ तो ये क्वांटिटी, अच्छा √n माइनस, एक मिनट चेक कर लेते हैं, नहीं क्यों, प्रोबेबिलिटी कहीं लिखा होता है x मोर देन इक्वल टू k, तो इसको आप क्या लिखते हैं, अच्छा वैसे आप कहना चाह रहे हैं, ओके ओके, सो व्हाट यू वांट टू से कि मतलब वो कर दो, हाँ ठीक है, तुम 5 की प्रोबेबिलिटी यूज करना चाह रहे हो, ओके। तो अगर मैं उससे कर लूं तो क्या होगा, तो ठीक है अगर तुम उससे चाहते हो, हाँ ठीक है, यू राइट, वो भी सही है, अदरवाइज मैं बाद में क्या कन्वर्ट करता कि मैं 1 को इधर ले आके फिर ये 0.05 बनाता, वही चीज है, ठीक है तुम इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। √n माइनस 1.65, ये क्या यूज किया इन्होंने, phi ऑफ k जो होता है माइनस k इज 1 माइनस phi ऑफ k, सो ये एक प्रॉपर्टी, दिस मोर देन इक्वल 0.95। अब ये क्वांटिटी phi ऑफ व्हाट, तो यहाँ दे रख, हाँ जो हमने पीछे यूज किया वही वाला यूज हो जाएगा। सो दिस इज phi ऑफ 1.65 जो है 0.95 होगा, ये आपको दे रखा, आपको डेटा है ऑलरेडी, जो पीछे यूज किया सेम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने कहाँ यूज किया है। सो अच्छा ये तो यहाँ लिख दिया डायरेक्टली, जो उस पेज पे था वहां पे है ना, डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। तो हमें पेपर में क्या दिया था, हमें पेपर में दिया था प्रोबेबिलिटी z मोर देन 1.65, दिस इज 0.05। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.65 इज 0.05। सो फाइनली आ गया प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.65 इज 0.95। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिनको है ना आइडिया नहीं है, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को पता है पहले से। सो दिस इज phi ऑफ 1.65, दिस इज 0.95, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे।
ये क्वेश्चन में गिवन था, ये जो हम लिख रहा हूँ मैं राइट साइड में वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ठीक है, दिस इज फाई 1.65 और फाई जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग है, इनफैक्ट सीडीएफ है, तो सीडीएफ इज नॉन डिक्रीजिंग बाय डेफिनेशन ऑफ सीडीएफ। तो दिस क्वांटिटी रूट n माइनस 1.65 शुड बी मोर देन इक्वल टू 1.65। कितना आ गया यहां से, रूट n मोर देन इक्वल टू 1.65 का डबल, ऐसा कुछ। तो n मोर देन इक्वल टू 3.3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3.3 का स्क्वायर कितना हो गया बता अप्रोक्स 10.89। तो अप्रोक्स आपका 11 मिनिमम आंसर हो गया ना। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n जिसके लिए पावर एटलीस्ट 0.95 हो। इस तरह क्वेश्चन ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, तो तब सब्जेक्टिव आया था, ठीक है। तो एक बार देख लो, आपको अगर डाउट हो तो बताओ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने साइज दे रखा था तो उसको यूज करके हमने k केवल n के टर्म्स में निकाली। उसके बाद बोला पावर एटलीस्ट 0.95 है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो उस केस में आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू में निकालिए पावर यूज करके। सो ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। एंड कर पाएंगे, हाँ उसके बहुत रेयर क्वेश्चन है कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट का। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी देखते हैं पेपर में। तो वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन है ऐसे 22 का ही है, तो 2022 में ही आया हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। वरना रेयरली आपको मिलेगा एग्जाम में कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट का। 21 में भी होगा, बताइए तो वही पहले डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसके आते हैं वापस इसी की तरफ। तो इसमें जो है, हाँ हाँ, सो ये क्वेश्चन है 2021 का, तो आप पेपर ओपन करके देख सकते हो आप उसमें। Let x1, x2, xn be a random sample from normal θ1 where theta is real number unknown. Consider the problem of testing h0 जहाँ थीटा लेस देन इक्वल टू 0 है अगेंस्ट h1 जहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू 0 है। तो आपसे बोल रहा है कि बीटा थीटा डिनोट द पावर फंक्शन ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा for testing h0 against h1, then which of the following statement is R2। ये MSQ है ना, 33 है। ओके, तो पहले आप लोग डिसाइड करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ आइडिया लग रहा है। तो एक क्वेश्चन ऐसा और मुझे दिखा था, इसमें नेक्स्ट वाला बटन नहीं है क्या, तो अच्छा इसे फुल पेज हो गया, ओके। नहीं होगा, तो दिख रहा नहीं लग रहा हूँ लोगों को।
एक क्वेश्चन 22 में भी है जी शायद, तो वो भी डिस्कस करते हैं, इस टाइप का ही है वो भी, तो दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे एक साथ डिस्कस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, एक्चुअली हो क्या रहा है। पहली बात मैं आपसे पूछूं, इसमें कोई क्रिटिकल रीजन अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा। तो इसका क्रिटिकल रीजन अगर मैं लिखूं, हालांकि जरूरत यहाँ पे तो है ऐसे, क्योंकि सीधी ऑप्शन में एक चुनना है ना कि क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा, तो मैं ठीक है इसको करता हूँ यहाँ पे। तो पेपर एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ इसमें ताकि easy हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है 2022 में भी इस टाइप का, तो भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 40 वहाँ भी MSQ में है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है। तो मैं इधर आता हूँ, तो हम बात कर रहे हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 33 एग्जाम 2021, ठीक है। तो इसमें आपका जो H0 है दैट इज क्या था, थीटा लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, और H1 था थीटा मोर देन 0, ऐसा कुछ। ठीक है, थीटा लेस देन इक्वल टू 0, थीटा मोर देन 0। अब बीटा थीटा पावर है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि लाइक्लीहुड रेशियो वो फाइंड करो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्रिटिकल रीजन, है ना, या लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था क्रिटिकल रीजन का, कि यहाँ पे होगा इन जनरल सुप्रीमम, या कुछ बुक में मैक्सिमम भी लिखा मिलेगा, सुप्रीमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस अंडर H0, ठीक है, पैरामीटर स्पेस अंडर H0 अपॉन सुप्रीमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन पैरामीटर स्पेस अंडर होल स्पेस, यानी सिर्फ H1 लिखा हुआ, H1 कंटेनिंग पूरे स्पेस। तो ये तो आपको पता है कि नॉर्मल आप लोग जानते हो, ये हमारा सैंपल यहाँ पे क्या है, x1 x2 xn, दे आर IID नॉर्मल क्या है θ1, सो θ1। तो MLE क्या आता है थीटा का, नॉर्मल θ1 में MLE क्या आएगा, x बार, तो x बार डिनोमिनेटर में यूज हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आप करोगे, सो न्यूमरेटर में आपको क्या देखना पड़ेगा, हाँ उसमें रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, देखते हैं। सो एल थीटा, थीटा बिलोंग्स टू H0, H0 पे क्या है, थीटा लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको देखना है लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, रेस्ट्रिक्शन ये है कि थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ओके, अपॉन यहाँ पे x बार यूज हो जाएगा, एल x बार। अब देखो आपको यहाँ पे x1 x2 xn को कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है ना, रैंडम सैंपल है नॉर्मल से, तो इस xi की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन है xi की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पे, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या होता क्या है, जब आप सुप्रीमम देखोगे तो जब इसको आप मैक्सिमाइज करो, आपको ये तो पता है कि x बार के लिए ये मैक्सिमम है, लेकिन आपको अब ये कैसे पता है कि x बार मोर देन इक्वल टू 0 है या x बार लेस देन इक्वल टू 0 है। अब सोचो क्या होगा, अगर x बार मोर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब अगर x बार इस कैटेगरी में आता है, मैं क्या बोलना चाहूँ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको सुप्रीमम इस सेट में कर, यहाँ क्या था, यहाँ इसका मतलब ये था कि थीटा बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, थीटा बिलोंग्स टू r, चाहे वो लेस देन 0 हो चाहे मोर देन 0, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का यूनियन है, तो थीटा कोई भी रियल नंबर हो जाए, तो उसके लिए मुझे पता है कि x बार इज द ऑप्टिमल चॉइस, मतलब x बार के लिए वो मैक्सिमम है, तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है थीटा पे तो, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि वो जो x बार है क्या वो लेस देन 0 है, अगर x बार लेस देन 0 हुआ तो फिर किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा लाइक्लीहुड,
अगर एक्स बार लेस देन 0 है तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या रखेंगे न्यूमरेटर में, यहाँ दो केस है, एक्स बार लेस देन इक्वल टू 0, एक्स बार मोर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी जैसे इसने लगा उसी हिसाब से कर लेते हैं काम। तो यहाँ नहीं लगाया तो मैं यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, क्या सेम आएगा? अरे भाई ये बताओ, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि लाइक्लीहुड फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट एक्स बार है ना, या लाइक्लीहुड फंक्शन एक्स बार पे मैक्सिमम है, तो एक्स बार पे मैक्सिमम है और यहां मैं बोल रहा हूं कि एक्स बार लेस देन 0 है, एक्स बार लेस देन 0 है, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? मतलब नहीं, कैसे 0 पे मैक्सिमम होगा? एक्स बार में और 0 में किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है? 0 और एक्स बार में कंपेयर करना है तुम्हें, तो लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है? एक्स बार पे ना, क्योंकि मैं एक्स बार तुम्हें दे रहा हूं इसके अंदर आता है, अगर इसके अंदर नहीं आएगा तो 0 होगा, 0 इज द एंड पॉइंट। अगर एक्स बार इस कैटेगरी में, आपको याद होगा आप लोग पढ़ते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट में क्या करते हो आप लोग? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो और आपको दे रखा होता है कि x बिलोंग्स टू ए बी। मान लो एक फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है इस इंटरवल में, तो आप f डैश x निकालते हो, 0 पुट करते हो, x की वैल्यू मान लो आपकी c आ गई, तो आप पहले चेक करते हो ना c इसमें है कि नहीं है, और अगर c पॉइंट इसके अंदर है तो ऑब्वियसली c पे होगा या एंड पॉइंट पे होगा ना। तो हमें पता है पूरे रियल नंबर में सिर्फ x बार ही है जहां पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर एक क्रिटिकल पॉइंट इसमें नहीं आया, मान लो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे इस फंक्शन का, और वो भी क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू ए बी, तो अब एक ही चॉइस, या तो इस पे मैक्सिमम या इस पे मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स बार लेस देन 0 है, मतलब ये दो केस है ना। पहला केस हमने मान लिया कि एक्स बार लेस देन इक्वल टू 0 है, तो अब एक्स बार तो इस जो आपको दे रखा है इंटरवल उसके अंदर ही है, तो ऑब्वियसली एक्स बार पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सो एल एक्स बार अपॉन एल एक्स बार आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा? चूंकि इसका एंड पॉइंट 0 है, क्योंकि अब हम दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, एक्स बार इज मोर देन 0, तो कोई इंटरवल में लाई नहीं करता, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है लाइक्लीहुड फंक्शन का, वो जो गिवन इंटरवल है मुझे यहाँ पे 0 से लेस वाला, उसमें तो है ही नहीं, तो उसके एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होना पड़ेगा उसको। तो एंड पॉइंट क्या है? 0 ही है, पीछे तो माइनस इंफिनिटी है, तो वैल्यू है नहीं, तो 0 पे मैक्सिमम होगा एक्चुअली। एंड पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो लाइक्लीहुड फंक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग आएगा, आई थिंक, सो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। सो होगा क्या यहाँ पे L0 अपॉन एल एक्स बार आएगा। अब आप ये निकालो, तो ये क्या आता है? ये आएगा 1, और यहाँ इसको फाइंड करो, कितना आएगा? इसका लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो आप, नॉर्मल थीटा 1 का, मुश्किल नहीं है, पीडीएफ पर वो, तो ये कुछ आता है, एक बार चेक करो क्या आता है। मे भी जो हम करते हैं वही आएगा, जैसे हम लोग क्या फाइंड किए थे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। तो ये कुछ ऐसा केस बन गया, अब ये कुछ वैसा केस बन गया कि H0 में आपके पास म्यू बराबर 0 है और H1 में म्यू बराबर 0 नहीं है, वो ऐसा केस बन गया। मतलब ये वाला केस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि म्यू 0 है वर्सेस म्यू 0 नहीं है। तो इस केस में आपको याद होगा क्रिटिकल रीजन, अगर आपने मैंने शुरू में लिखा था एक बार, तो किसी को याद है क्या था इस केस में? हाँ, मॉड जेड, अगर उसमें कन्वर्ट, हाँ मतलब ऐसे आप जो बोल रहे हो ठीक है, उसको जब हम कन्वर्ट किए थे जेड में, तो ऐसा आया था मॉड जेड मोर देन, अगर वन साइडेड ले रहे हो आप तो, अच्छा यहाँ पे सॉरी वो तो मोर देन ही है, तो यहाँ पे मैं मोर देन लेता हूँ, सॉरी, तो यहाँ आएगा मॉड जेड मोर देन जेड अल्फा, ऐसा कुछ इस तरह केस आएगा। तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट ये रेस्ट्रिक्शन है, तो ये कब है क्रिटिकल रीजन, इस तरह कब बनेगा? जब एक्स बार मोर देन 0 है। अब आप ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन जो था, इस तरह कोई क्रिटिकल पॉइंट लिखा है उन्होंने? तो आई थिंक इसलिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह कुछ केस, अगर लेस देन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि इस तरह कुछ केसेस आएंगे, मतलब अब इसको एग्जैक्ट फाइंड करना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्ट क्या आता है। हम लोग रिड्यूस करके हमने उसमें फाइंड किया था कि उसका क्रिटिकल रीजन ऐसा कुछ आया था कि मॉड जेड मोर देन जेड अल्फा, है ना, वन साइडेड है इसीलिए ऐसा आएगा लास्ट में, यहाँ कुछ क्वांटिटी आएगी। तो जो क्रिटिकल रीजन ये आएगी जब हमें पता हो कि एक्स बार मोर देन 0 है, तब ये आएगी, अदरवाइज 1 है वो, तो 1 मोर देन उससे कुछ मिलेगा नहीं। सो आई थिंक यहाँ पे क्या है,
क्या था, लेस देन था ना, चेक कर लो एक बार फिर से, क्या आएगा, मुझे मॉड नहीं आएगा, सॉरी वो मॉड अभी मैंने लिख दिया, पहले लिखा था ना, हाँ मॉड तो टू साइड में आता है, यस यू आर राइट, सो ये आएगा ना, मॉड नहीं आएगा क्योंकि वन साइड है, यहाँ पे मोर देन 0 है इसीलिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होता तब ऐसा आता है, हाँ यू आर राइट। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह कोई दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसने बोला है कि क्रिटिकल डिसीजन फॉर द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज दिस, तो ये वाला सिचुएशन, ये टाउ जो दिख रहा है आपको ना, टाउ एक्चुअली वो जेड को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है ना, यहाँ पे लिखा है जेड अल्फा बाई टू, जो हम लोग लिखते हैं उसको टाउ टाउ लिखा है इसने, तो क्या ये अल्फा बाई टू और यहाँ पे लेस देन अल्फा है, तो यहाँ देखो अल्फा बाई टू लिखा है कि ये कुछ ऐसे लिखना चाह रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, ये एक्स बार है ना, एक्स बार माइनस 0 अपॉन दिस, तो ये उस तरह के केस में है ही नहीं, मतलब जो हमारा आएगा मॉडल मोर देन जेड अल्फा ऐसा है, ये देखो यहाँ तो लिखा है, ये क्या है एक्स बार माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन रूट 10, मतलब जेड, ये एक्चुअली जेड ही है, जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है ये जेड है, यहाँ जेड लेस देन जेड अल्फा कह रहा है, यहाँ कह रहा है जेड मोर देन जेड अल्फा बाई टू, क्या ये करेक्ट है, साइज अल्फा आएगा यहाँ से, यहाँ साइज कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन से, अगर आप निकालोगे तो कहीं अल्फा बाई टू ही आएगा, मोर देन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, इसकी क्रिटिकल डिसीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, गिवन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट में 0 अवॉइडेड है, मतलब दूसरे केस में वो 0 इक्वल टू है ना, जो हमने दूसरा केस लिया था उस केस में, एनीवे ये दोनों ऑप्शन आउट हो गया, यहाँ साइज निकालोगे इससे साइज 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जेड लेस देन जेड अल्फा है, जेड लेस देन जेड अल्फा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू आप फाइंड करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा, चेक करो पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 माइनस अल्फा आएगी, जेड अल्फा के लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, ठीक है ना, सो अगर आप जेड अल्फा के लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सो इस केस में कुछ ऐसा है, यहाँ पे जेड अल्फा है, तो इधर 1 माइनस अल्फा इधर अल्फा है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो उस केस में आपका ये आंसर आएगा, इस केस में 1 माइनस अल्फा, इसका आप फाइंड करोगे तो ये लिखा है जेड मोर देन जेड अल्फा बाई टू, तो अगर जेड अल्फा बाई टू कोई नंबर मान लो यहाँ पे सपोज, एक मिनट चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तो ओके तो ठीक है ना, तो यहां से आपका जो तो यहां से जो आपका आंसर आएगा जेड अल्फा बाई टू कोई दूसरा नंबर है, या तो इधर बनाता हूँ, अगर जेड अल्फा बाई टू यहाँ कोई नंबर है तो इससे मोर देन प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू, यहाँ से आपका जो पावर आएगा वो अल्फा बाई सॉरी साइज आएगा अल्फा बाई टू आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, हमारा क्या था साइज अल्फा चाहिए, तो इसलिए दोनों ऑप्शन बाहर हो गया रेस से, अब बचता है इन दोनों में से चुनना, एग्जैक्टली तो यार अगर आपको आइडिया है तो हाँ, तो वैसे भी आप देख के बता सकते हो बिना क्रिटिकल डिसीजन निकालेंगे, यस वैसे डायरेक्टली अगर मैं तो निकाल के देखा ना, आप मान लो ये क्रिटिकल डिसीजन करेक्ट है, यहाँ सिंपली आप अगर यहाँ से निकालते, यस आप डायरेक्टली आप टेस्ट करते कि साइज इसका क्या आएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मोर देन जेड अल्फा बाई टू है, तो मोर देन देखिए अल्फा बाई टू आ जाएगा, यहाँ से लेस देन जेड अल्फा है तो जेड लेस देन जेड अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा आता है, तो ऐसे ही आप काट सकते हैं, यस तो उसने भी दिया है, मैं वेरीफाई कर रहा था वहां से फाइंड करके ना। अब आता है कि बीटा एट थीटा, पावर एट थीटा एंड पावर एट 0, तो देखिए तो अब क्या है, हमें ये कंपेयर करना है, ऑप्शन ए में है पावर एट थीटा इज मोर देन पावर एट 0, और दूसरा ऑप्शन में है पावर एट थीटा इज लेस देन पावर एट 0, ठीक है, सो फॉर ऑल थीटा मोर देन 0, फॉर ऑल थीटा यहाँ भी मोर देन 0 ना, मोर देन 0, ओके, तो अब क्या है कि ए बी में से आपको चुनना है कौन सा करेक्ट है, तो सिंपली आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, है ना, बीटा थीटा की डेफिनेशन क्या है, सो इसकी डेफिनेशन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, या इसका मैं सिंपल एक और तरीका बताऊं, तो जैसे मैं अगर ये इस तरह ड्रॉ कर लूं, जो इसका क्रिटिकल डिसीजन जैसे हमने कहा कि आएगा z
मोर देन जेड अल्फा, ठीक है, इस तरह से। सो उस केस में जेड क्या है, एक्स बार माइनस वैसे तुम फाइंड करोगे तो है ना, अब जैसे हम क्या करते हैं, एक्स बार मोर देन के आता ना, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, देखो। सो एक्स बार माइनस एक में हुआ थीटा सिग्मा बाई रूट एन, और एक कंपेयर करना आपको एक्स बार माइनस 0 सिग्मा अपॉन रूट एन। ये क्या कर रहे हैं हम? सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा की जगह 0 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार थीटा यूज कर रहा हूँ और एक बार 0 यूज कर रहा हूँ मैं। दिस मोर देन समथिंग, मान लो k है या कुछ क्वांटिटी है, अगर इन दोनों को मैं इस पे प्लॉट करना चाहूँ, इन दोनों नंबर को, मान लो इसको जैसे मैं बोल देता हूँ अभी तत्काल Z1 और इसको Z2। सो आपको क्या लगता है, यहाँ आपको दे रखा है मैंने थीटा मोर देन 0, है ना, ये पता है मुझे थीटा मोर देन 0 है। सो अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इन दोनों Z1 Z2 में किसकी वैल्यू लार्जर है, Z2 की, आप इजीली डिसाइड कर पाओगे, बिकॉज क्या होगा कि थीटा ज्यादा है 0 से, तो आप ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू कम बचेगी, तो Z1 लेस देन Z2 है। अच्छा, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि Z1 इज लेस देन समथिंग, अच्छा क्रिटिकल रीजन क्या है, मोर देन ना, ओके। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि तो यहाँ क्या था, Z1 इज लेस देन Z2 ना, ओके। तो Z1 इज मोर देन, मतलब जो हमारा क्रिटिकल रीजन है, सो Z इज मोर देन Z1 and probability Z is more than Z2, so which quantity is larger? तो आप क्या बता पाएंगे? इन दोनों क्वांटिटी में किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये ज्यादा, क्योंकि ये इतना कवर कर रहा है ना, ये वाला क्वांटिटी, और जबकि दूसरा वाला जो है ये वाली क्वांटिटी सिर्फ इतना कवर कर रहा है, ओके, है ना। इसको हम लोग रिजेक्शन रीजन बोलते हैं वन साइडेड टेस्ट में। तो पावर का डेफिनेशन क्या है, अब पावर का डेफिनेशन से रिलेट करो आप, जो इन जनरल डेफिनेशन है, क्योंकि ये टेस्ट आपका था H1 में, आपका है ना, H1 में क्या है, थीटा मोर देन 0, और H0 में, ठीक है ना, ऐसे इन जनरल शुरुआती में था थीटा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, थीटा मोर देन 0 है, क्योंकि मुझे ये चेक करना था, थीटा मोर देन 0 है, तो पहले मैंने ये क्वांटिटी एक डिसाइड किया, Z1 और Z2। अब इसमें क्या किया हमने, तो ऐसा क्यों लिया, क्वेश्चन ये है ना, ऐसा क्यों हमने कंसीडर किया। तो हमारा क्या होता है, पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर का डेफिनेशन पे आते हैं। तो जो हम डेफिनेशन देख रहे थे ये लिखा ना, देखते हैं H0 है, H0 इज फॉल्स, ठीक है। सो बीटा 0 का मतलब क्या है, हम बीटा 0 का मतलब क्या है, पावर व्हेन यू आर टेकिंग थीटा 0, यही ना, ऐसा कुछ समझ लो। सो मुझे थीटा और उसको कंपेयर करना है। देखो एक चीज ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो पावर फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, तो उससे थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, है ना, इस केस में, स्पेशली नॉर्मल का जो ये टेस्ट था उस केस में होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये वाला क्वांटिटी आएगा ना, यहाँ मैंने क्या लिया था, थीटा लिया था ना, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बीटा थीटा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बीटा 0, इस तरह कुछ केस आएंगे, है ना। तो इस तरह मैंने कुछ आइडिया ट्राई किया है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए ट्रू होना चाहिए। अभी ये, अब इसका थोड़ा हम देखते हैं क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या हुआ है। सो ना, मतलब इस तरह कुछ हमने लिया कि लाइक गिवन एक बार थीटा 0 है और एक बार थीटा थीटा ही है, इस तरह केस H0 में दो तरह केसेस ट्राई किए हमने।
नहीं नहीं, यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है ये केस में, बोल रहा हूँ इस केस में जो नॉर्मल वाला सिचुएशन है, इट इज नॉट इन जनरल। अभी जो हमने क्या केस लिया था कि हमारा जो x1 x2 xn है नॉर्मल थीटा कॉमा 1 था ना, तो इस केस में जो अब पावर आता है वो जो पावर आपका मान लो अगर इस तरह देता अगले केस में कि थीटा मोर देन थीटा 2 है, सपोज यहाँ पे इस यहाँ थीटा और 0 है ना, अगर यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 होता तो उस केस में क्या होता आंसर, मतलब सपोज यहाँ थीटा 1 होता और थीटा 2 होता, कैसे डिसाइड करते आप, और अगर दे रहा था थीटा 1 मोर देन थीटा 2, तो इसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप ऐसे याद रखो इस केस में अगर ऐसा होता है तो कि नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ कि पावर एट थीटा 1 इज समथिंग मोर देन इक्वल टू पावर एट थीटा 2, इस तरह के केसेस आएंगे, उसको आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह के केसेस भी देख सकते हो, यहाँ थीटा 1 लो यहाँ थीटा 2 लो, उस तरह दो नंबर मिलेंगे आपको एक्स एक्सिस पे और उसके हिसाब से आप देख पाओगे, क्योंकि इन जनरल पावर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, और ये क्या है, ये क्या दे रहा है आपको, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो क्या दे रहा है, ये रिजेक्शन रीजन है, और इसके अंदर जो एरिया आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ही बताएगा आपको, ये जो एरिया इस आगे आ रहा है उसके आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ही बता रहा है, तो हम इन दोनों ही कंपेयर कर रहे थे। तो फॉर्मली कैसे लिखूं मैं, तो इस तरह मैं थोड़ा सा आइडिया इस तरह डेवलप किया है, इसको अब मैं लिखूं फॉर्मली, तो मतलब एक बार मीन में मैंने थीटा माइनस किया है ना, एक बार मीन में हमने 0 माइनस किया है बिकॉज ऑफ दिस 0, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है। रिजेक्शन रीजन हमारा क्या है, हमारा रिजेक्शन रीजन जो है हमारा यहाँ पे क्रिटिकल रीजन क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट, रिजेक्टिंग एच नॉट इफ z इज मोर देन सम कांस्टेंट z अल्फा, इसी को बाद में रिड्यूस करो तो ऐसा कुछ आएगा x बार इज मोर देन सम k, है ना, जैसे आप बता रहे थे, तो इस तरह के केसेस आएंगे ना, शुरू में ये x बार मोर देन सम k आएगा, वही बाद में जब अल्फा टेस्ट आप यूज कर रहे हो, जब आप लेवल अल्फा यूज कर रहे हो, साइज अल्फा यूज कर रहे हो, तो पहले साइज ने अल्फा यूज किया वो है ना, तो जो अल्फा हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस केस में वो रिड्यूस हो जाता है इसमें, तो इस तरह कुछ तुम लोगों को समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आइडिया लग रहा है। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, मैंने फिर वो नंबर अगर मान लो मुझे ऑब्जर्व वैल्यू पता है तो अब उसके रेस्पेक्ट में है ना, एच नॉट में एक बार थीटा की वैल्यू थीटा ही है यहाँ पे, तो हमने थीटा माइनस किया मीन की जगह, मतलब म्यू इज इक्वल टू थीटा बोल दो, और एक बार म्यू इज इक्वल टू 0 है, इस तरह से दूसरे केस में, ठीक है। तो x बार माइनस थीटा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ये कहीं ना कहीं z में कन्वर्ट हो रहा है, और तीसरे कुछ केस है ना, फिर हमने देखा कि ये z1 एक नंबर जो आया z2 आया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन करेस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर z1, है ना, अगर मान लो z1 इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है, हाँ ठीक है, तो z मोर देन z1 इस तरह से है, सो वो क्या होगा, z2 क्या होगा, इस तरह से कुछ, हाँ हाँ उल्टा क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे थीटा 1 मोर देन थीटा 2, यहाँ से z1 z2 में रिलेशन, अच्छा ऐसा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ अगर मैं देखो ये थीटा 1 मोर देन थीटा 2 है, तो यहाँ देखो थीटा मोर देन 0 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा मोर देन प्रोबेबिलिटी 0 आया ना, तो मैं इस तरह को जनरलाइज कर रहा था, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं, अच्छा एक मिनट, z1 थीटा मोर देन थीटा 2 है, एक मिनट, तो z1 अगर मैं लिखता हूँ x बार के ऑब्जर्वेबल पता है, तो x बार माइनस थीटा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट 10, है ना, सिग्मा यहाँ 1 एक्चुअली इस क्वेश्चन में, z2 x बार माइनस थीटा 2 अपॉन सिग्मा बाई रूट 10, तो आपको z1 z2 में क्या रिलेशन मिल रहा है, ओके अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी जो z है मोर देन z1, z1
Z मोर देन Z2। क्या गेस आएंगे? जिस तरह मैं कुछ ऐसा कह रहा था कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आई थिंक कुछ कर पाएंगे। तो इसका मुझे प्रॉपर प्रूफ देखना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो। मैं इस तरह कुछ कर रहा हूँ। सो अब क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा? यहाँ आप देख रहे हो कि Z1 छोटा है Z2 से, तो क्या वैसी रिलेशनशिप नहीं आएगी जैसे पीछे आई थी? ये प्रोबेबिलिटी लेस मोर देन Z1 है, और यहाँ से आएगी प्रोबेबिलिटी मोर देन Z2। है ना? तो ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, है ना, इस तरह केस है x बार मोर देन k ना, गिवन थीटा व्हाट यू आर यूजिंग, उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से तो चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं यही कर रहा हूँ कि k माइनस थीटा बाई सिग्मा बाई रूट n। ठीक है, तो यहाँ थीटा ही मतलब म्यू इज इक्वल टू थीटा। आप ऐसे समझो कि दिस म्यू इज थीटा, यहाँ म्यू जो है थीटा है। तो इस केस में कुछ ऐसा बन रहा है ना, प्रोबेबिलिटी z मोर देन, और इसी को मैं वहाँ भला कि x बार लिखा हूँ पीछे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोर देन k है, इससे रिलेटेड ये कोई z1 नंबर आ गया, z मोर देन z1 आ गया। सिमिलरली अगर ऐसे ही है x बार मोर देन k गिवन मीन इज 0। देखो आपको पता है बीटा थीटा क्यों लिखते थे? आपको पता है ना, पावर डिपेंड करता है कि किस पे, h1 पे ना। क्योंकि डेफिनेशन क्या ऐसे हैं जो हम लिख रहे थे, एक तो जनरल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, उसको हमने बाद में लिखा था कि h0 कब रिजेक्ट करेंगे, व्हेन h0 इज फॉल्स। h0 इज फॉल्स मींस व्हाट, h1 इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है मीन आपका थीटा है, जो कि बीटा थीटा लिखा है, उसका मतलब ये है। और बीटा 0 लिखने का मतलब है कि मीन आपका 0 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैं यहाँ बीटा थीटा डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। और बीटा 0 का मतलब मैं ये डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 0 बाई सिग्मा अपॉन रूट n मोर देन k माइनस 0 सिग्मा अपॉन रूट n। ठीक है, और यही आपका वो तो z हो गया, z मोर देन, इसको मैं z2 बोला हूँ। पिछले क्वेश्चन में यही किया है, आपको यहाँ लग रहा है थोड़ा मैंने x बार लिखा है यहाँ पे, सो यू कैन राइट इट k। अगर आप k मतलब रिजेक्शन रीजन अगर आप लेते हो, सो सपोज वी टेक रिजेक्शन रीजन, यहाँ तो हमने वो कन्वर्ट किया ना, तो आपका रिजेक्शन रीजन जो आता है इनिशियली, वो आता है ना, इनिशियली आपका आता है रिजेक्टिंग h0 इफ x बार इज मोर देन k। जब साइज अल्फा यूज करते हैं तो यही चीज कन्वर्ट हो जाता है बाद में z मोर देन z अल्फा, ये है ना। तो मैं इसके बेसिस पे कर रहा हूँ काम, तो उसको बाद में z में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस तरह कुछ केसेस है। ठीक है, तो ये z2, अब इसको हमने कंपेयर किया अभी। अब z1 z2 का रिलेशन पता है आपको, क्योंकि वही रिलेशन जो पीछे हम लिख रहे थे, यहाँ k माइनस 0 अपॉन दिस एंड यहाँ k माइनस थीटा अपॉन दिस। आपको ये पता है कि थीटा मोर देन 0 है, तो आपको ये भी पता है कि जो z1 z2 है, आपने देखा है जब थीटा मोर देन 0 है तो z1 लेस देन z2 था। z1 मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, पीछे उसी जो पीछे स्लाइड किया वही चीज यहाँ भी है, ये z2 है। फिर z1 लेस देन z2, तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकाल रहे हैं, जब आप बीटा थीटा लिख रहे हैं, फिर से मैं लिख रहा हूँ बीटा थीटा लिख रहे हैं, तो आ रहा है प्रोबेबिलिटी z मोर देन z1। और जब बीटा 0 लिख रहे हैं आप, तो आ रहा है प्रोबेबिलिटी z मोर देन z2। अब आपको इनमें कंपेयर करना था जो ऑप्शन है। तो आपने देखा कि z1 लेस देन z2 है, तो z1 के आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और z2 का आगे की प्रोबेबिलिटी कम है। तो z2 का प्रोबेबिलिटी कम है तो बीटा 0 कम है। तो यहाँ से ये डिराइव हुआ कि जो आपका बीटा थीटा है वो ज्यादा है बीटा 0 से। ये हमने डिराइव किया, यहाँ से कंक्लूड किया। ठीक है, तो ये आइडिया है। नहीं टेस्ट चेंज होगा तो टेस्ट चेंज होगा। यहाँ पे ये है इसीलिए, अगर यहाँ बदल दोगे तो फिर दूसरा केस आ जाएगा। इसके लिए हमने किया ना, तो अगर कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता फिर प्रॉब्लम होगी, कुछ दूसरा केस फिर आ सकता है ना, दूसरा केस के रीजन के लिए।
यहाँ तो नॉर्मल है तो उसमें ये आया। अगर मान लो आपका आता x बार लेस देन के तो वहाँ उल्टा केस हो जाता। अगर यहाँ पे x बार मोर देन के आया ना, अगर आपका रीजन आया था x बार लेस देन के तो वहाँ उल्टा रिलेशनशिप हो जाए, फिर बीटा थीटा लेस देन बीटा जीरो होगा, क्योंकि वहाँ लेस देन प्रॉपर्टी आप देखेंगे। फिर देखिए ना x बार लेस देन के देखेंगे तो यहाँ जो मैं मोर देन के लिए कर रहा हूँ यही काम मैं लेस देन के लिए करूँगा, यहाँ जो मैं मोर देन के लिए कर रहा हूँ ये काम मैं लेस देन के लिए, तो रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगी। मैं इस पर्टिकुलर केस में बात कर रहा था ना, जब आप क्रिटिकल रीजन इस टाइप का है, और ये हमने डिराइव किया लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से पढ़ा था, हमने डिराइव किया था। तो उस तरह से एनालिसिस करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनली हमने प्रोबेबिलिटी इसी की निकालनी है, पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। लेकिन फिर से रिजेक्टिंग एच नॉट है, दो केस है कि अंडर एच नॉट यूल डू और अंडर एच वन यूल डू। तो अंडर एच नॉट करोगे तो वो साइज हो गया, अंडर एच वन करोगे तो वो पावर है, वो चीज़ है। सो मेनली कंक्लूजन है कि प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब बीटा थीटा और बीटा जीरो में ही डिफरेंस है कि एक बार मीन थीटा एक बार जीरो है। अब थीटा और जीरो में क्या रिलेशन है, थीटा मोर देन जीरो दे रखा है, उसमें लेस देन जीरो बोल देगा तो फिर उल्टा रिलेशनशिप हो जाएगी। थीटा अगर लेस देन जीरो बोला, जैसे ऑप्शन में अभी क्या दे रखा है आपको, मोर देन जीरो है, यहाँ अगर थीटा लेस देन जीरो कर दे तो रिलेशनशिप उल्टी हो जाएगी। अगर यहाँ बोल देता थीटा लेस देन जीरो। सो अभी के लिए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सिर्फ यही करेक्ट होगा, इसे पानी रहा है ना। तो साइज से सिंपली आप सी डी रिजेक्ट कर पाओगे, सीधा साइज देखोगे, अल्फा साइज करें, यहाँ अल्फा बाई 2 आएगा, यहाँ 1 माइनस अल्फा आएगा, तो इसे रिजेक्ट कर पाओगे। इन दोनों में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट निकालना है, तो उसके लिए आपको थीटा और जीरो इन दोनों रिलेशन पता है। एक बार मीन थीटा है, मतलब अल्टरनेटिव में एक बार थीटा लेना है और अल्टरनेटिव में एक बार जीरो लेना है, तो उन दोनों को कंपेयर करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन मीन इज थीटा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन मीन इज जीरो इसमें, और कंपेयर करो दोनों। इस तरह के एक और क्वेश्चन वो देख लेते थे और क्लियर हो जाएगा। तो शुरू में क्या ऑप्शन सी डी के लिए या ए बी के लिए? हाँ, सी डी का जैसे हम क्रिटिकल रीजन निकाल रहे थे, तो यहां जैसे हम क्या कर रहे थे, ये था, तो हमने ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में ये डेफिनेशन था कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन, स्पेस है यहाँ नहीं था ना, तो यहाँ क्या है कि एल थीटा है ना, सुप्रीमम ओवर व्हेन थीटा बिलोंग्स टू नल्स, मतलब पैरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट अपॉन सुप्रीमम ऑफ कोइंसिडेंस है ना, सुप्रीमम ऑफ एल थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू होल पैरामीटर स्पेस, दिस इज लेस देन इक्वल टू के। ये हमारा क्रिटिकल रीजन इन जनरल होता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, ठीक है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में ये क्रिटिकल रीजन है। अब जब इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू दो चीज आई थी, एक बार 1 आई थी और एक बार आई है एल जीरो अपॉन एल एक्स बार। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हालांकि हमने नहीं निकाला है, तो ये कब था, जब एक्स बार की वैल्यू लेस देन जीरो, ये कब है, जब एक्स बार मोर देन जीरो है, ऐसा था। अब क्या है, तो ये जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये जब आप कैसा करोगे, एल जीरो अपॉन एल एक्स, अच्छा यहां तक कैसे आए, ओके। तो ये इसका मतलब क्या था क्वेश्चन में, थीटा लेस देन इक्वल टू जीरो, यही था ना, ये था थीटा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया कि देखो ये लाइक्लीहुड फंक्शन एक फंक्शन है थीटा का, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां रेस्ट्रिक्शन है कि एल थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको इस इंटरवल में चाहिए। तो हमें वो इंटरवल दे रखा है थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में ही सुप्रीमम देखना है आपको। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में सुप्रीमम निकालने हैं, तो वो जो एक्स बार है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने ये कहा एक्स बार क्रिटिकल पॉइंट है। वैसे सोचो कि लाइक्लीहुड एक फंक्शन है, कैलकुलस में एक फंक्शन है, उसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स बार कोई नंबर है। अब अगर एक्स बार लेस देन जीरो है, तो जो मुझे इंटरवल दे रखा है फंक्शन का डोमेन, थीटा लेस देन जीरो ना, वो डोमेन हो गया, तो उस डोमेन के अंदर आ रहा है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आप निकालोगे तो क्या करोगे, क्रिटिकल वैल्यू यूज करोगे या नहीं करोगे। क्वेश्चन ये है, अगर क्रिटिकल वैल्यू उस गिवन डोमेन में है तो हम क्रिटिकल पॉइंट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, तो वही हमने किया, देखिए। सो हमने क्रिटिकल पॉइंट, जब हमें पता है कि एक्स बार लेस देन जीरो है और थीटा लेस देन जीरो उसका डोमेन है, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली,
तो हमने यूज किया, तो क्या हो गया फिर, एल एक्स बार, ऊपर भी एक्स बार यूज हुआ, नीचे भी एक्स बार यूज हुआ, सेम ही क्वांटिटी है, कैंसिल होकर 1 हो गया। दूसरे केस में जब एक्स बार मोर देन 0 है, तो अब एक्स बार मोर देन 0 है और आपका डोमेन क्या है, थीटा लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे देखिए, अब दूसरा केस, जब आपने देखा कि एक्स बार मोर देन 0 है, तो जब एक्स बार मोर देन 0 है, तो अब यही चीज मुझे अब दूसरे केस में डील करनी है। तो पहले केस में 1 कैसे आया, एल एक्स बार अपॉन एल एक्स बार, क्योंकि एक्स बार इसके अंदर भी आ गया और इसके अंदर भी आ गया। न्यूमरेटर में डोमेन है थीटा लेस देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में डोमेन है थीटा इज एनी रियल नंबर है। तो थीटा जब एक्स बार लेस देन 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल एक्स बार अपॉन एल एक्स बार कैंसिल होकर 1 आ गया। दूसरे केस में क्या हुआ, अब एक्स बार आपने कहा मोर देन 0 है और एक्स बार नहीं, यहां एनी रियल नंबर, डिनोमिनेटर में एनी रियल नंबर नॉट ग्रेटर देन 0। ये किसी भी केस में, चाहे वो सिंपल वर्सेस सिंपल कर रहे हो तब भी आप, सिंपल वर्सेस कंपोजिट कर रहे हो तब भी आप, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट कर रहे हो तब भी आप, तीनों केस में डिनोमिनेटर में होल स्पेस है। तो हालांकि अच्छा, आप सिंपल वर्सेस सिंपल में हमने रिड्यूस किया था, तो वहां प्रूव किया जाता है, फिर उस केस में हमने वो किया था रिड्यूस करके, कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपने वहां देखा होगा कि हमने ये यूज किया होगा। यस, दिस इज फाइन। सो डेफिनेशन वाइज यही है, लेकिन सिंपल वर्सेस सिंपल में आपका आंसर इससे निकलता है। तो एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1, लेकिन अगर अल्टरनेटिव कंपोजिट है तो यू विल यूज सुप्रीमम ओवर होल स्पेस। अगर सिंपल है अल्टरनेटिव, हाँ जी, लेकिन जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट थ्योरम है वो कहता है, उसका जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि यू हैव टू यूज दिस थिंग। यहां देखिए, आपको यहाँ पे आपको यही यूज करना है। ये मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, ये मैंने बुक से पढ़ा, तो वहां एक जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का जो थ्योरम है उसमें ये स्टेटमेंट है कि यू विल यूज थीटा नॉट हियर एंड हियर यू विल यूज द होल स्पेस। ठीक है, डिनोमिनेटर में होल स्पेस। सो होल स्पेस इज एक्चुअली अंडर एच नॉट यूनियन अंडर एच1, तो डिनोमिनेटर में पूरा आएगा। इसलिए हम एक गारंटी दे पाते हैं कि ये जो रेशियो है ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज हम गारंटी नहीं दे पाएंगे। सो ये जो होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है जो रेशियो आएगा। सो तो यही चीज यहाँ पे अब आपको शायद समझ आया होगा। ये समझ आया कि दूसरा केस क्या हुआ, हाँ, क्योंकि हाँ एक्स बार पॉजिटिव है तो नीचे तो एक्स बार ही रहेगा, क्योंकि नीचे तो पूरा रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट आउट ऑफ डोमेन आ गया, तो मुझे वो एंड पॉइंट लेना पड़ेगा मैक्सिमम करने के लिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का, ये क्वेश्चन और जो देखते हैं 22 में आया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 2022 का है। सो ये क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम भी आपने पूछा था किसी ने। हाँ, ये भी वैसे ही है ना, वैसे ही है, हाँ कुछ इस तरह से ही। यस, यहाँ म्यू मोर देन 0 है, तो ये भी कुछ उस टाइप का। ये देखिए, हालांकि वो पिछला क्वेश्चन में रिड्यूस हो गया था इसी में, क्योंकि जब आपने एक्स बार को लेस है ना, तो मतलब एट द एंड जो जेड मोर देन जेड बार आता है, इसी केस में आता है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा क्या हो गया, अच्छा यहाँ से ये जाएगा, हाँ हाँ पेज पे चलेगा, ओके। तो जैसे यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा, हाँ ठीक है इधर करते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 40 है एग्जाम 2022 का, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस अगर क्वेश्चन है तब देखिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि, मैं बता देता हूँ, कि x1 x2 xn, तो ये सिमिलर क्वेश्चन ही मुझे दिख रहा है। सो x1 x2 xn दे आर नॉर्मल μ1, वहाँ थीटा 1 था, यहाँ μ1 है, सेम ही चीज है। और म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और कह रहा है कि अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच है, अल्फा 0 से 1 के बीच है। h नॉट आपको दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0 वर्सेस
h1 है म्यू मोर देन 0, वहां भी यही था h1। अच्छा ऐसे इन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने इस तरह से लिखा है कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा व्हेन डेल्टा इज मोर देन 0, ऐसे लिखा है। तो where delta is more than, है ना, where delta is more than 0, where delta is more than 0, तो एक कांस्टेंट है और डेल्टा क्या है, मोर देन 0 इज अ कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो बीटा बी द पावर ऑफ द टेस्ट, तो बोल रहा है जो बीटा है, लेट बीटा बी या बीटा डिनोट पावर ऑफ द साइज अल्फा टेस्ट, मतलब उस टेस्ट का पावर है इसका साइज अल्फा है, साइज अल्फा टेस्ट। और बोल रहा है कि रिजेक्ट एच नॉट, टेस्ट क्या है, रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा इन्होंने आपका काम और आसान कर दिया, मोर देन सी अल्फा, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन दे दिया। लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमें पता था उस केस में x बार मोर देन के आता है, तो हमने डिसाइड किया पिछले क्वेश्चन में। यहाँ इन्होंने और आसान कर दिया कि इन्होंने दे दिया आपको कि ये आपका क्रिटिकल रीजन है, x बार मोर देन के बोल दो, इसको क्या फर्क पड़ता है, सी अल्फा इज समथिंग, है ना, द समथिंग विल डिपेंड ऑन अल्फा, लाइक जेड अल्फा बोल दो, उस टाइप से कुछ। तो जेड अल्फा तो नहीं, कोई के है, जो कि हम पहले बोल रहे थे ना, हमने वहाँ बोला दिस, इसी को बाद में रिड्यूस करके ये करते हैं अल्फा यूज करके, तो उस तरह से कुछ बना रहा है। ओके ठीक है, इस तरह उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में सी अल्फा इज ए कांस्टेंट के, तो फॉर सम कांस्टेंट सी अल्फा, ओके, और बोल रहा है कि फॉर सम कांस्टेंट सी अल्फा, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक यूज होगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब ऑप्शंस देख लो, ए ऑप्शन कह रहा है कि फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो आपको करना है फिक्स्ड डेल्टा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुक में आप पढ़ोगे चलेगा, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा। बोल रहा है कि बीटा इंक्रीजेस, मैं नोटेशन लिख रहा हूँ, एज अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है, नोटेशन यूज करो जिसमें। बी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर फिक्स्ड अल्फा बीटा इंक्रीजेस एज डेल्टा इंक्रीजेस। जो सी ऑप्शन है वो कुछ कह रहा है कि वैसे ही फिक्स डेल्टा, डेल्टा आपने फिक्स कर दिया, तो बीटा डिक्रीज करेगी एज अल्फा इंक्रीजेस। और डी ऑप्शन है, आपने फिक्स किया अल्फा को, तो बीटा डिक्रीज करेगी एज डेल्टा विल इंक्रीज, ठीक है, सो दिस विल डिक्रीज एज डेल्टा इंक्रीज। ओके, तो ये ऑप्शन है आपका। ओके तो क्या होगा, ग्राफ से ही समझ लो इसका ना। तो जैसे अगर सोचो, हालांकि जो मैं बता रहा था केस ना, वही केस है। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा इंक्रीज, मतलब क्या कि मान लो मैं बोलूं कि ऐसा है, समझो कि डेल्टा वन मोर देन, ये मैं लास्ट में क्या रिलेशन लिखा था थीटा वन लेस देन थीटा टू, उस तरह केसेस बता रहा हूं मैं। तो यहां से क्या होगा, जब आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा लिखा ना उसने, चलो सी अल्फा यूज कर लेता हूं, गिवन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा वन, ये ना वहां पे। अब देख रहे हो अल्टरनेटिव देख रहे हो ना आप लोग, सॉरी ऑल्टरनेटिव आप देख रहे हो ना, अल्टरनेटिव देखो, सो ऑल्टरनेटिव इज दिस वन। तो एक बार मैं डेल्टा वन यूज करूंगा अल्टरनेटिव को, एक बार डेल्टा टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बार मैंने थीटा यूज किया अल्टरनेटिव में, एक बार जीरो यूज किया, क्योंकि बीटा थीटा और बीटा जीरो चाहिए था। सो सिमिलर वे यहाँ पे भी है। तो अब ये देखो इसकी वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी एक्स बार मोर देन सी अल्फा व्हेन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा टू। अब इन दोनों कंपेयर करके मुझे बताओ आप। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझो। सो दिस इज पावर एट डेल्टा वन, दिस इज पावर एट डेल्टा टू। सो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा बेटर होगा, तो आप खुद डिसाइड करो और मुझे बताओ कि पावर एट डेल्टा वन एंड पावर एट डेल्टा टू क्या रिलेशनशिप है इन दोनों नंबर में।
लेस देन, तो जो यहाँ रिलेशनशिप है वही यहाँ रिलेशनशिप है। इसका मतलब आपने अगर साइज फिक्स कर दिया, अल्फा फिक्स हो गया, अल्फा वेरी नहीं करेगा, मतलब अल्फा कहीं फिक्स हो गया, सो मतलब साइज फिक्स है, तो ये जो डेल्टा जहां भी रहा होगा, एक डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 2, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं नाम दे रहा था लास्ट टाइम, इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको मैं Z1 बोल रहा था ना जब आप इसको कर रहे थे, जैसे मैं क्या बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा और लिखूं अगर मैं, तो याद हो ना कि x बार में से मीन घटाऊंगा, तो x बार माइनस डेल्टा 1 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा 1 है यहाँ पे, और यहाँ कन्वर्ट होगा सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन 1 बाई रूट एन, तो जिसको मैं Z1 बोल रहा था लास्ट टाइम, तो वैसे ही करता हूँ, कोई Z1 यहाँ पे नंबर है मान लो, और Z2 पहले देख लेंगे क्या रिलेशनशिप है, तो इसको मैं Z1 बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ उसको, सो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट होगा Z मोर देन क्या सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन 1 बाई रूट एन, तो इस नंबर को मैं Z1 बोल रहा हूँ लाइक क्लास नोटेशन। सिमिलरली जब यहाँ कन्वर्ट करोगे तो ऐसे आएगा Z मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 अपॉन 1 बाई रूट एन, तो इस नंबर को मैं Z2 बोल रहा हूँ। तो आपको पता है डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है, तो Z1 और Z2 में क्या रिलेशनशिप है, Z1 Z2 में, हाँ, तो चूंकि नहीं देख लो ध्यान से, हाँ सॉरी, ओके हाँ ठीक है, वैसा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ Z2 ज्यादा है, तो ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, बाकी चीज तो कॉमन ही है, बाकी चीज कॉमन ही है ना, तो एक मिनट, किसी का माइक कन्वर्ट है भाई, सो कौन है ये, सो क्या है, ठीक है ना, तो यहां से अब आपसे बस ये क्या पूछूंगा इसके, एक मिनट कैसे आ गया, चलो हाँ चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ से आपको मैं क्या पूछूंगा कि प्रोबेबिलिटी व्हेन Z इज मोर देन Z1 है ना, फिर पूछूंगा प्रोबेबिलिटी Z इज मोर देन Z2, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन, तो ये Z1 वाला जो है ये कहीं ना कहीं बीटा एट डेल्टा 1 है, और ये बीटा एट डेल्टा 2 है, ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन मैंने बताया कि कैसे यहाँ पहुंच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो बीच में बता रहा हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं अभी, सो अब फिर से, अब मैं ये बोल रहा, आपने बोला Z1 बड़ा है Z2 से, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे when Z1 larger than Z2, तो यहाँ Z2 है, यहाँ Z1 है, ठीक है, तो अब क्या है, ये Z अल्फा है, समझ लो इस तरह कुछ, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मोर देन Z1 ये क्वांटिटी है, ठीक है, सही लिख रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है नोटेशन में, हाँ, तो Z2 की प्रोबेबिलिटी Z मोर देन Z2 ज्यादा है ना, अच्छा, सो ये बीटा डेल्टा 1 था, तो उल्टा हो गया, ये कहना चाह रहा आप, और बीटा डेल्टा 2 ये है, ठीक है, हाँ, सो यहाँ से क्या आएगा, बीटा डेल्टा 2 ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, फाइन, इसमें कोई डाउट है, ठीक है ना, जो उन्होंने बताया तो गलत थोड़ी था, सही था ना, तो यहाँ लिखा था हमने पहले बीटा डेल्टा 1 एंड बीटा डेल्टा 2 जो लिखा था पहले, सही था, सो फाइनल को यही बताया था ना उन्होंने, ठीक है, ओके, सो दिस इज द करेक्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे डेल्टा इंक्रीज कर रही, जैसे हो आपने इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्या होता है, मैं बोलता हूँ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 इज लेस देन x2 implies fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, ये होता है ना, जो डेफिनेशन एक्चुअल है, बाद में आप पढ़ते हो f डैश x मोर देन इक्वल टू 0, वो बाद में आता है, वो थ्योरम में डेफिनेशन ये है इंक्रीजिंग फंक्शन का कैलकुलस में, तो वही यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कि जब डेल्टा इंक्रीज कर रही है तो बीटा और डेल्टा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हाँ, तो ऑप्शन है, तो अब देख लो ऑप्शन यहाँ पे कहाँ गया होगा, सो तो बताओ, अभी मैंने अल्फा फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अल्फा फिक्स है हमारा, मतलब जेड अल्फा फिक्स है, तो साइज फिक्स है, टेस्ट का साइज चेंज नहीं हो रहा, बस डेल्टा ऑल्टरनेटिव चेंज हो रहा है, तो हमें देखना है ऑल्टरनेटिव के रेस्पेक्ट में पावर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जैसे ऑल्टरनेटिव जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो पावर की वैल्यू बढ़ रही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, है ना, जब हमने वैल्यू अल्फा फिक्स की तो बीटा इंक्रीज है, डेल्टा इंक्रीज है, बी करेक्ट हो गया, तो जब बी करेक्ट हो गया तो उसके लिए बाकी ये गलत हो गया ऑब्वियसली, ठीक है,
क्योंकि बीडी अपोजिट स्टेटमेंट एक दूसरे का है। अब फिर से मुझे एसी में एक देखना पड़ेगा। अब मैं डेल्टा फिक्स कर दूंगा, मतलब ऑल्टरनेटिव हमारा चेंज नहीं होगा। ओके, तो अभी जो हमने कंक्लूड किया ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही था, वैसे ही था। वहां 0 और थीटा था, यहाँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 जी। वो गेट में है, जैम में नहीं है। एग्जैक्टली होता है अनबायस्ड टेस्ट, यस। लेकिन ये जैम में नहीं है ये चीज, ये जैम के सिलेबस में नहीं। ये तो थोड़ा दिक्कत होता है कि जो पेपर बना रहे लोग थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं जो सिलेबस के बाहर था, ये दिक्कत है ना। देखिए सिलेबस में आप सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है, तो अनबायस्ड टेस्ट है, बुक में भी है, आप कैसे लेवल में पढ़ सकते हो, उसमें है, प्रवृत्ति में भी है, लेकिन वो इसमें नहीं है, सिलेबस जैम में नहीं है। तो ठीक है, तो अभी हम इस बेसिस पे ही कंक्लूड कर रहे हैं, जितना हमने किया उस बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं। अब हमने क्या किया दूसरे क्वेश्चन में, ये है कि अब डेल्टा को फिक्स कर दो आप। हाँ, हो ओके कर सकते। चलो देखो, वो टॉपिक मैं भी पढ़ा नहीं रहा, तो मैं भी अपडेटेड हूँ। जब मैं पढ़ा था तभी मैंने याद है थोड़ा बहुत कुछ है, क्योंकि क्या जैसे पढ़ा रहे तो हम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वरना भूल जाते हैं ना। तो वही चीज़ें हैं जो जैम जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम कराया, तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में अभी उतना ही है। बाकी इस तरह हो सकता है हो जाएगा, जैसे आप मिनिमल सफिशिएंसी वाली चीज़ बहुत सारे बच्चों को पहले से पता है, लेकिन चूंकि हम पढ़ाते नहीं हैं और मेरी जरूरत है नहीं उसकी, तो फिर हम वही पढ़ते हैं जो मुझे पढ़ाना है। तो उतना अपडेटेड मैं भी नहीं हूँ उन चीज़ों से कि जो आउट ऑफ जैम है। अब गेट का भी हम गेट का भी पढ़ाएंगे, क्योंकि गेट का जो एक्स्ट्रा सिलेबस अभी हम कराएंगे हो जाएगा अभी इसके बाद, तो उसमें फिर हम एक बार देखेंगे कि होता है जो चीज़ मुझे नहीं आ रही वो पढ़ के पढ़ानी पड़ती है, तो फिर देखेंगे, फिर मुझे आइडिया लगेगा। अभी तो मुझे आइडिया नहीं उतना वो है। सो अभी देखते हैं इसी बेसिस जितना हमने किया उसी बेसिस से ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है डेल्टा फिक्स कर दिया आपने, तो क्या होगा, बीटा इंक्रीज या अल्फा इंक्रीज, इसको कैसे रिलेट करोगे। सो आपका साइज अगर है ना, यहाँ पे क्या था, एक्स बार मोर देन सी अल्फा है ना, तो कहीं ना कहीं इसको आप अगर वो फाइंड करते, ऑल्टरनेट यहाँ भी कुछ इस तरह से केस आएगा, जेड मोर देन जेड अल्फा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप करोगे तो उस तरह से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा टेस्ट अगर वो करोगे, मतलब साइज अल्फा यूज करेंगे, तो इस तरह से कुछ आएगा। सो डेल्टा आपका फिक्स है, ऑल्टरनेटिव फिक्स है। सो अगर अल्फा को आप इंक्रीज करोगे, चेक कर लेते हैं, देखो। सो मतलब दो अल्फा, मतलब एक जेड अल्फा 1 है और जेड अल्फा 2 है, दो नंबर है, इधर लिखता हूँ मैं, देखो। सो हमने फिक्स किया किसको, हमारा फिक्स्ड डेल्टा है ना। अब मान लो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 है, मैंने अल्फा को इंक्रीज कराया, तो अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, मुझे देखना है कि इससे पावर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें बात करूं जेड अल्फा 1 और जेड अल्फा 2 में क्या रिलेशन होगा, ऐसे मैं पूछना चाहूँ तो जेड अल्फा 1 एक नंबर है और जेड अल्फा 2 एक नंबर है, सो कौन सा लार्जर होगा इन दोनों में से। ये नंबर है, नोटेशन आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। सो अगर आपको इन दोनों नंबर को मुझे यहाँ नंबर लाइन पर लिख, सो ये जेड अल्फा 2 होगी, ये जेड अल्फा 1 होगी, है ना। तो मतलब जेड अल्फा 1 राइट साइड में होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। सो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ जेड अल्फा 2, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, इधर अल्फा 2 है, दिस प्रोबेबिलिटी इज अल्फा 2, है ना। तो हमने लिया अल्फा 2 मोर देन अल्फा 1 है, तो जेड अल्फा 1 नंबर है दैट विल बी मोर देन जेड अल्फा 2। ओके, टेस्ट का साइज अगर अल्फा 1 अल्फा 2 कर दें हम, मतलब सर दो डिफरेंट साइज का टेस्ट है और उसमें ऑल्टरनेटिव सेम है, तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। साइज आप चेंज कर रहे हो उसका, ठीक है, दो अल्फा 1 अल्फा 2 साइज है, तो उस केस में पावर कैसे चेंज होगा। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, रिजेक्शन रीजन जो हमारा है
जब हम ये कर रहे हैं, जब हम ये लिख रहे हैं कि रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स बार इज मोर देन सी अल्फा, ये क्वेश्चन में दिया है। तो जब अल्फा 1 टेस्ट यूज करेंगे तो क्या क्रिटिकल रीजन होगा? ये तो साइज अल्फा का है, ये जो लिखा हुआ है इस तरह, मतलब मान लो लिखा हूं मैं साइज, तो इसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा मैं, तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट होगा इस तरह से, z मोर देन z अल्फा टाइप। तो इसका अभी क्या है, साइज अल्फा है ना इसका, अब माइनस करोगे मीन और डेल्टा तो सेम ही है ना, तो जेड एक्स बार माइनस डेल्टा अपॉन 1/√n मोर देन सी अल्फा माइनस डेल्टा अपॉन 1/√, है ना, इस तरह से। तो ये जेड हो गया, सो जेड मोर देन, और ये कोई क्वांटिटी जो भी है, तो आप अल्फा टेस्ट अगर यूज करोगे तो इसको जेड अल्फा होना पड़ेगा, है ना, तो इसको क्या होना पड़ेगा, जेड अल्फा होना पड़ेगा, ताकि अल्फा टेस्ट हो। तो उसी बेसिस पे मैं आपसे पूछूं अगर कि अल्फा 1 साइज टेस्ट के लिए, मतलब इस टेस्ट का साइज अल्फा 1 हो, तो उसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा? ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग, सब लोग समझ पा रहे हो? रिजेक्टिंग एच नॉट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ आएगा एक्स बार मोर देन सी अल्फा 1, या इसी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा जेड मोर देन जेड अल्फा 1। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाता है, वो कैसे आए मैंने कन्वर्ट करके भी ट्राई किया है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं। तो वैसे ही साइज, ये जो बना रहा हूँ ये साइज अल्फा 1 टेस्ट है, दिस इज साइज है अल्फा 1, यहाँ साइज अल्फा है। ऐसे ही साइज अल्फा 2 कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो साइज अल्फा 2 जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ, हाँ तो ये आ जाएगा सी अल्फा 2, तो इसी करस्पॉन्डिंग आ जाएगा जेड मोर देन जेड अल्फा 2। अच्छा, अब देखो, तो ये जो टेस्ट है साइज है इसका अल्फा 2, हमने ये अभी लेके चला हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि जेड अल्फा 1 टेस्ट का पावर क्या होगा? ठीक है, तो मैं बेटर ऐसे लिखता हूं, बीटा अल्फा 1 टेस्ट का, मैं सफिक्स में अल्फा 1 लिख रहा हूं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हाट, यहाँ पे क्या है, तो जेड मोर देन जेड अल्फा 1, ऑल्टरनेटिव फिक्स है इसलिए टेंशन लेना नहीं है, दोनों में ऑल्टरनेटिव तो सेम ही है, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया ना, म्यूज डेल्टा यहाँ भी है, बीटा अल्फा 2, सो प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन जेड अल्फा 2, यहाँ भी ऑल्टरनेटिव सेम ही है, यहाँ इन दोनों में बताओ कि एक्स का आंसर ज्यादा आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पावर करस्पॉन्डिंग टू अल्फा 1 एंड पावर करस्पॉन्डिंग टू अल्फा 2, व्हिच वन इज लार्जर? ठीक है ना, ये सबको समझ आ रहा होगा सिंपली, कि आपको ये देखना है, यहाँ पर दिख भी रहा है यहाँ से कि जेड अल्फा 2 है तो ये ज्यादा है, तो दिस इज मोर देन दिस। तो अब क्वेश्चन ये है, फिर से देख लो कि आपने अल्फा को इंक्रीज कराया तो करस्पॉन्डिंग पावर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये ऑप्शन हो गया। पर देख लो ध्यान से, तो यहाँ भी क्या होगा, फिर से देख लो, आपने जब आपने डेल्टा फिक्स किया तो अल्फा इंक्रीज हुआ तो डेल्टा बीटा भी इंक्रीज हो गया, तो ये करेक्ट हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। देख लो पर, तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ ऑल्टरनेटिव फिक्स है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, उस केस में इक्वल है। तो बस ये क्रिटिकल रीजन का ही था, अल्फा टेस्ट का ये क्रिटिकल रीजन है, यहाँ ये क्रिटिकल रीजन है, यहाँ ये क्रिटिकल रीजन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्रिटिकल मतलब रिजेक्शन रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन इज पावर। तो आपको इजीली दिख रहा है कि जेड, बताइए, राइट, राइट, पावर को हम अल्फा का जब आप साइज बढ़ा रहे हो, ओके, तो टाइप 1 एरर बढ़ रहा है, हाँ, तो टाइप 2 एरर कम होगा, तो आप ये बोलना चाह रहे हो पावर ही बढ़ेगा। हम्म हम्म इस केस में, हाँ, यहाँ के हिसाब से ये भी वर्क करेगा यहाँ पे,
yes, so that will also work. नहीं, अगर क्रिटिकल रीजन चेंज होता तो क्या होता फिर, उस केस में प्रॉब्लम होगा। इन्होंने एग्जांपल से वेरीफाई किया ना, इन जनरल आप बोलोगे तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपका जो है टाइप 2 एरर, उसको देखना पड़ेगा प्रूफ इन जनरल ट्रू है कि नहीं। यहाँ पे वर्क करेगा ये एक्चुअली इस तरह क्रिटिकल रीजन, इसीलिए अदरवाइज इन जनरल में क्या हुआ, इन जनरल रिजल्ट नहीं मिला है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन जनरल ट्रू है क्योंकि पावर 1 माइनस टाइप 2 एरर है, इट इज राइट। एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, रिजेक्टिंग एच है ना, रिजेक्टिंग h1 when h1 इज ट्रू, मतलब एक्सेप्टिंग h0 when h0 इज फॉल्स, इस तरह से कुछ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये हर केस में ये फिर तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये जो हमारा जैसे ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन, फिर तो हमेशा ट्रू रहेगा। ओके, अगर क्रिटिकल रीजन चेंज होगा फिर भी, तो उस केस में तो उसके हिसाब से कुछ चेंजेस होंगे फिर। ठीक है, दैट मे बी द रिजल्ट। आई थिंक रोहित की मुझे रिजल्ट ऐसा दिखा नहीं डायरेक्टली, तो मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा, बट दैट इज फाइन। अगर किसी टीचर ने बताया तो ही विल नॉट बी रॉन्ग, है ना, वैसा है तो मैं फिर भी देख लूंगा, है ना, वैसा है तो आई विल नॉट से रॉन्ग, बट हमने अपनी लॉजिकली इसको प्रूव करने की कोशिश किया है अभी, जैसे हमने किया है उसके हिसाब से ठीक है। जैसे अब बाकी टेस्ट में मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात। तो अभी के लिए अगर ऐसा है, सो लाइक ही वांट टू से कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर मतलब टाइप 1 एरर अगर इंक्रीज करता है तो दैट इज अ साइज ओनली, टाइप 1 एरर प्रॉपर्टी। और टाइप 2 एरर तुम्हें पता है पावर से रिलेटेड 1 माइनस पावर है, तो है ना, अगर टाइप 2 एरर घट रही है तो पावर इंक्रीज करेगी, तो मतलब टाइप 1 एरर इंक्रीज किया तो टाइप 2 एरर डिक्रीज किया तो पावर इंक्रीज करेगी, बिकॉज पावर इज 1 माइनस टाइप 2 एरर। ठीक है, अगर वो लॉजिक सही है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। हाँ, करना ही पड़ेगा उसे। तो बी ऑप्शन का वो लॉजिक वही था जो पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज किया। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े से अलग थे। तो एग्जाम में जिन लोगों को लगता है, अगर देखो फिर से बोलो, एग्जाम में अगर आपको जो क्वेश्चन हो रहा है पहले उस पर पूरा फोकस करो, जो नहीं हो रहा है उसको स्किप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड में जब टाइम बचे तो उन क्वेश्चन को देखो जो नहीं हो रहा है। पहले तुमने पूरा पेपर एक बार देख लिया, फिर जो क्वेश्चन हुए पहले उसको करो, उसके बाद जो नहीं हो रहा है उसके बाद उस पर थोड़ा टाइम दो। शुरू में ही ऐसा मत करो कि एक एक क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ना है, तो टाइम किल हो जाएगा, पहुंचोगे नहीं वहां तक, है ना, लास्ट तक। ओके और वो ऑटोमेटिक होता है तो सुनेगा भी नहीं, 2 मिनट है ना। और ऑफलाइन एग्जाम अक्सर हम बोलते हैं सर 1 मिनट हो जाए 1 मिनट हो जाए, वो सिस्टम नहीं रुकने वाला, सिस्टम में टाइमर फिट है, वो खुद ही खत्म हो जाएगा, तो सबमिट नहीं करोगे खुद ही सबमिट हो जाएगा। ओके, तो बाकी और कोई क्वेश्चन किसने किया देकर, इससे 2 पेज पहले। ओके, ये वाला ओके। तो ये कह रहा है कि ये तो 22 का ही है ना, हाँ 22 का ही ढूंढने हैं शायद। 22 में 10 मार्क्स के टेस्टिंग आए थे 22 और 22 में। तो x1 x2 x3 x4 सैंपल साइज 4 है, और ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ईच xi। तो h0 में थीटा हाफ है। तो क्वेश्चन एक बार देख लो आप लोग, मैं उस पेज पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो है ओके, तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन 29 है एग्जाम 2022 का। So x1 x2 x3 x4 be random sample from distribution with probability mass function। है ना, ये बर्नौली है एक्चुअली।
थीटा है, या इसी को आप जानते हो बाइनोमियल 1 कॉमा थीटा है। तो उन्होंने दे रखा है कि जो एफ एक्स है, हालांकि ये पीएमएफ है, तो ठीक है, थीटा की पावर x 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 1 है, 0 अदरवाइज। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो एच नॉट है आपका, दैट एच नॉट इज थीटा की वैल्यू हाफ है। एच वन में क्या है कि थीटा मोर देन हाफ है, तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो गया। एंड कंसीडर अ साइज अल्फा टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट। तो टेस्ट आपको कुछ इस तरह दे रखा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू के अल्फा, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो आई फ्रॉम 1 to 4, वेयर जो के अल्फा अपनी वैल्यू ले सकता है उसके पास चॉइस इतनी है। सो के अल्फा की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। ओके, तो देन फॉर विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ, अच्छा, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा द साइज अल्फा टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ इस तरह के ऑप्शन है कि कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। 1/16, बी आपका है 1/4, सी आपका है 11/16 एंड डी आपका है 5/16। ओके, तो हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, तो आपको ये पता है कि ये जो इन्होंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज किया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 4 कॉमा थीटा। अब आप अल्फा की डेफिनेशन यूज करो। अल्फा के साइज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट इज ट्रू मतलब एच नॉट में क्या है, ट्रू, थीटा हाफ, तो थीटा इज हाफ। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स बार, सॉरी नॉट एक्स बार, समेशन। अब आ जाएगा समेशन एक्स आई दिस क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू सी के अल्फा, यही है ना। अब ये है के अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब आपको के अल्फा की चॉइसेस रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप सिंपली देखते हो, के अल्फा को 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ डायरेक्टली। जब आप के अल्फा की जगह 0 यूज करोगे, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अल्फा क्या आएगा, इसमें के अल्फा को आप 0 रखो तो व्हाट इज अल्फा, पुट करो तो मोर देन इक्वल टू 0, सारी वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक 1 आ जाएगी, है ना, क्योंकि बाइनोमियल 4 थीटा हो जाएगा ना। तो ये हो गया बाइनोमियल 4 कॉमा हाफ। हाँ, जब के अल्फा को आप 1 ले रहे हो, क्योंकि के अल्फा कितनी चॉइसेस है, तो अल्फा कितनी आ जाएगी, तो 0 वाला छोड़ के 1 से ज्यादा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो चेक कर लो। तो 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी आती है, 1/16, तो 1/16 छोड़ दो तो आएगी 15/16 आएगी। हाँ, 1 माइनस 1/16, यू आर राइट। सो सिमिलरली के अल्फा की वैल्यू आप 2 ले लो, तो मोर देन इक्वल टू 2, तो 0 और 1 वाला हटा दो, तो 0 पे आता है 1/16। बाइनोमियल मैं इस पे निकाल रहा हूँ, 4 थीटा में 4 हाफ में x बराबर 0 है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप लोग, तो आएगा 1/16। x बराबर 2 पे निकालेंगे तो सॉरी x बराबर 1 पे निकालेंगे तो 4c1 4/16, फिर तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 2 है, तो 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 11/1 माइनस 5/16। हाँ, तो यहाँ से आएगा 11/16। फिर के अल्फा की वैल्यू अगर 3 है तो अल्फा क्या होगी, तो फिर 3 के आगे चले जाओ आप, मोर देन इक्वल टू 3, तो 3 या 4 पे ऐड कर लो, 3 4 पे वही होगा जो 0 1 पे था। हाँ, और लास्ट चॉइस है के अल्फा की, हाँ, के अल्फा की लास्ट चॉइस है 4, तो अल्फा कैन बी 1/16। ठीक है, तो इनमें आप देख रहे होंगे 1/4 कहीं नहीं आया है, तो दिस कैन नॉट बी द साइज। ये डेफिनेशन यूज किया हमने अल्फा का, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, सो ना ये सब पॉसिबल साइजेस हैं। हाँ, बट यहाँ पे
एक्चुअली इन्होंने जो केसेस दिया है, तो साइज क्या होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू है, साइज यू आर फिक्सिंग, तो साइज अल्फा जैसे इन्होंने कहा ना इंक्रीज डिक्रीज, साइज अगर हम फिक्स कर दे देन वी ट्राई टू मिनिमाइज टाइप 2 एरर, ट्राई टू मैक्सिमाइज पावर, है ना। तो यहाँ जो है साइज इनके इक्वल ही होगा, हाँ उससे ज्यादा उससे कम हो सकता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन ये डिस्क्रीट है ना, तो लॉजिकली डिस्क्रीट के हिसाब से आप वो साइज के इक्वल डेफिनेशन में आप इक्वल टू कभी वैसा नहीं आ पाएगा। तो इस केस में साइज हमें इन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया उसका भी यही कहीं ना कहीं वो था, पूछने का पर्पस था। नहीं पूछा फॉलो द फॉलोइंग, हाँ राइट राइट। अच्छा तो अभी करें तो साइज अल्फा का टेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो साइज अल्फा टेस्ट यहां पे दिक्कत इसलिए होगा, तभी हाँ जैसा सुप्रीमम ऑफ बीटा क्या था वो, दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, एक में ये था और एक में ये था सुप्रीमम ऑफ बीटा थीटा इज अल्फा, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस तरह का था ना कुछ, ये है लेवल, ये था लेवल और ये था साइज, है ना। तो उसमें क्या है कि चेक कर लो, मैं देख लेता हूँ साइज अल्फा टेस्ट, साइज में है ना, साइज एग्जैक्ट होता है हाँ, और लेवल जो है वो लेवल मतलब उसका अपर लेवल अल्फा है, सो साइज अल्फा टेक्स हाँ अप टू अल्फा, यस, तो अप टू अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अप टू अल्फा, तो इस तरह का डेफिनेशन था। तो यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा है साइज अल्फा, तो आप फाइंड करोगे तो दैट विल है ना गिव यू दिस चॉइसेस ओनली, उस बीच की वैल्यू नहीं आएगी इसीलिए, हाँ ऐसा कुछ। बट यार के अल्फा फिक्स है तो हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें अगर उस तरह का टेस्ट एग्जिस्ट कराना पड़ेगा तो उसका क्रिटिकल रीजन फिर कुछ और होगा। अगर आप 1/4 लाते हैं, कुछ ऐसा मान लो अपॉन 2 कर दिया या कुछ कर दिया वैसा कुछ, वो भी शायद देखना पड़ेगा उस तरह कैसे एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे ना, कुछ उस तरह से अगर देखे तो ट्राई कर सकते हैं कि 1/4 किस केस में आ सकता है। मतलब यहाँ अगर इस तरह बोल देता क्रिटिकल रीजन चेंज कर दे, के अल्फा 2 के अल्फा 1 ऐसा अगर बोल दे तो फिर उसके से कुछ देखना पड़ेगा उस तरह से कुछ, फिर शायद आ जाए, है ना। तो क्रिटिकल रीजन उसके लिए, इस क्रिटिकल रीजन के लिए जो है साइज यही सब पॉसिबल होगा। फिर हमने सिर्फ डेफिनेशन यूज किया कि अल्फा क्या क्या रहेगा, एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, अल्फा का एग्जैक्ट आंसर क्या क्या आ रहा है, सो दैट एग्जैक्ट आंसर जो भी है वो हो सकते हैं, जो नहीं आ रहा है वो नहीं होंगे। तो यहाँ लॉजिक तो यही लग रहा है, बाकी थोड़ा थ्योरेटिकली भी सोच सकते हो सर। करना चाहिए लेकिन ये डिस्क्रीट है डिस्ट्रीब्यूशन, तो शायद इसलिए नहीं कर रहा है बीच का, क्योंकि डिस्क्रीट में गैप है ना, इसलिए नहीं कर रहा। कॉन्टिन्यूअस हो तो उस तरह कर पाते शायद। अच्छा वो देख सकते हैं, तो प्रोजेक्टिंग एज प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे ना, अच्छा 1/4 का जंप नहीं मिलेगा, हाँ इन सब का यू कैन फाइंड जंप ऑफ, है ना, मतलब उसके वैल्यूज मिलेंगी प्रोबेबिलिटी में। थ्योरेटिकली वो पता है आप शायद पूछना चाह रहे हो उस बीच का टेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ये डिस्क्रीट है इसलिए मुझे लगता है जंप उस तरह के केसेस हैं, जरूरी नहीं हर लेवल का टेस्ट एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप जानते हो कि अल्फा बिटवीन 0 और 1 तो कॉन्टिन्यूअस में इस तरह का केस बोलता है, लेकिन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए जरूरी है कि अल्फा सारी वैल्यू लेगा इस बीच का, है ना, वो डिपेंड करेगा क्रिटिकल रीजन किस हिसाब से डिफाइंड है। ओके तो इसलिए शायद नहीं किया, ठीक है ना, मतलब वो है बस यहाँ पूछने का मतलब उनका यही था
कि अल्फा की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, तो आप तो डेफिनेशन वाइज जाओगे ना, डेफिनेशन क्या है। अब ये है कि जैसे उससे लेस साइज का भी टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब साइज 1/16 भी हो सकता है, साइज 11/16 भी हो सकता है, साइज 1/4 क्यों नहीं होगा, है ना सर, आप ये पूछना चाह रहे हो। एक तो आंसर है कि अल्फा 4 बाई जो डेफिनेशन है टेस्ट का, बाई डेफिनेशन यू कैन नॉट अचीव, है ना, साइज अल्फा इज 1/4, एक तो वो तरीका है डेफिनेशन वाइज जो साइज की डेफिनेशन है। और दूसरे तरीके से आप अगर सोचोगे थ्योरेटिकली जैसे सोच रहे हैं, हाँ यही ऐसा है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि सारी वैल्यू अटेंड करेगी, कॉन्टिन्यूस में है तो उस तरह से आप वो कर सकते हो, डिफरेंट अल्फा के लिए डिफरेंट वो कैसे, जैसे वहाँ जेड अल्फा था उस तरह से कुछ, तो वहाँ आप अल्फा जैसे जैसे लेंगे उसके हिसाब से मैं उस लाइन पे, क्योंकि डोमेन में ना जैसे हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं तो आप देखते होंगे ये ग्राफ इस तरह नॉर्मल में क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल में ये पूरा इसका नॉर्मल का सपोर्ट है, जबकि आप अगर बाइनोमियल का बनाओ, जब आप बाइनोमियल का बनाते हो तो ऐसा थोड़ी बनाते हो, आपको याद होगा बाइनोमियल में ऐसा आता है, ऐसा आता है ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच में ना ये पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट में है बस, तो आप बीच के पॉइंट सपोर्ट में नहीं, इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो कह रहा है ये पॉइंट सपोर्ट है, कि बीच का पॉइंट सपोर्ट में ही नहीं है, तो सिमिलर टाइप का सिचुएशन है, तो हम इस तरह केस नहीं बनाते ना उसमें डिस्क्रीट में, ये है इसीलिए, क्योंकि डिस्क्रीट है इसलिए वैसा है। नहीं कर रहा है, हाँ वो 1/4 है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसके हिसाब से, तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, बाकी आप लोग ट्राई करो, जैम के और गेट के जो क्वेश्चंस आए हैं ट्राई कीजिए, हाँ बोलिए। 20 का 6 नंबर, ओके, तो ऊपर चलते हैं, 20 ऊपर मिलेगा, सो 45 20। अच्छा बच्चों से आई नहीं फिर तो मुझे लगा इस पीडीएफ में होगा, देखता हूँ फिर, रुक जाओ। सिक्सटी, अभी जिन्होंने पूछा क्या 6 नंबर या 60 नंबर, अच्छा तो ये आई थिंक देखो 60 ये है क्या, ये 10 हो गया, ये 20 का ही चल रहा है शायद पेपर, तो 50 60 ये पूछ रहे हो आप, अच्छा एक्सप्लेन रैंडम वेरिएबल हैविंग दिस नॉर्मल थीटा 1, और बोल रहा है कि कंसीडर टेस्टिंग थीटा 0 और थीटा नॉट 0, अल्फा दे रखा है, देन पावर ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, कुछ होगा देखते हैं, सो अच्छा ओके, तो इस अल्फा का यूज है, दे रखा होगा कुछ, बीस का पेपर देखिए उसमें यूज होगा, हाँ उस तरह, क्योंकि के निकालने में हेल्प करेगा, जब आप इसका, हमने इसका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन निकाला होगा, तो इसका आता है ना एक्स बार मोर देन के, ये आता ना, तो यही बाद में जेड मोर देन जेड अल्फा हो जाता है, हाँ तो इस तरह कुछ केस आएंगे ना, और अच्छा सॉरी, हाँ तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह कुछ केसेस हैं, फिर मोड जेड इस तरह आ जाएगा ना, ओके, हाँ ये थीटा 0 है, थीटा नॉट 0 है, तो वो 2 साइडेड है, मतलब थीटा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इस तरह केसेस आएंगे, तो साइज अल्फा है, या तो तुम इससे ही यूज कर लो, है ना, इससे करके कर सकते हो, क्या अल्फा का यूज होगा ना, सो दैट इज अल्फा। अब जब आप पावर निकाल रहे होगे तो पावर में डेफिनेशन यूज करोगे पावर का, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, सो मॉड जेड मोर देन जेड अल्फा बाई 2, है ना, गिवन h1 इज ट्रू, तो यहाँ थीटा को 1 रखना है,
तो बेटर है ये यूज़ करना हो जाए, तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, इससे कन्वर्ट कर लो या जैसे भी करना है। तो है ना, तो तुम इसी को, हाँ हाँ, के अल्फा अल्फा को यूज़ करके के निकालेंगे। नहीं दिया होगा, ऐसे नहीं कि नहीं किया होगा। चलो करके देखते हैं, प्रॉपर वे में करके देखते हैं। चलो तो इसको हम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एग्जाम 2020 का। तो जैसे ये था कि H0 में है आपका थीटा इज इक्वल टू 0, H1 है थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा आपको दे रखा है 0 पॉइंट कितना था 617, ओके 617, तो 0.617। और आप देखो अगर ऐसे आपको याद नहीं है फिर आपको वो करना पड़ेगा ना, L0/Lx लेस देन के लेस देन इक्वल टू के। अब यहाँ से ट्राई कर सकते हो, तो आई थिंक ये यही आता है, ऐसा आता है मॉड रिटर्न आएगा। तो इसको आप करना पड़ेगा कि जैसे मैं लास्ट टाइम लिखा था अभी लास्ट पेज पे। सो इसको के ही लिख लो। सो दिस इज के, मान लो इस तरह से है। सो अब कंटिन्यूअस है प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या है, जब आप अल्फा यूज कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 है ना, व्हेन H0 इज ट्रू, सो व्हेन H0 इज ट्रू, ठीक है, अल्फा का डेफिनेशन। तो अल्फा 617, हाँ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या करो, पहले x बार इज मोर देन के, या तो 1 माइनस करके कर लो, एक काम ये करो कि इसको 1 माइनस कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा x बार मोड x बार मोर देन के, ना लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा, लेस देन के कर लो, है ना। तो ये जब थीटा 0 है तो यहाँ से आप करोगे 0.617, तो 1 को बुला लो इधर चाहो तो 1 को आप इधर बुला लो। तो अब देखो शायद ये दिया होगा जो आप सोच रहे हो शायद, तो उस केस में तो क्या आएगा 0 पॉइंट, इसको सबट्रैक्ट कर लो कितना आता है, ठीक है। तो ये आपका आया प्रोबेबिलिटी, और यहाँ से आप करोगे तो x बार आपका आ गया माइनस के से के, है ना, गिवन थीटा इज 0। तो थीटा 0 मीन 0, तो इसके बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे z में। तो 0.383 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, तो z बनाते हैं यहाँ पे। हमने क्या किया होगा, यहाँ से k माइनस 0 अपॉन x बार का 1/√10, है ना, वहाँ भी नॉर्मल 0 1 थीटा 1 था। सो ठीक है ना, सो नॉर्मल थीटा 1 है, तो यहाँ से आ गया 1/√n, ठीक है। यहाँ से सैंपल साइज 1 है, सो सैंपल साइज 1 है, फिर तो n 1 है हमारा, ठीक है। तो इसको हटा दो, तो यहाँ से क्या आ गया, एक का मीन, हाँ तो ये आ गया तुम्हारा z मोर देन, है ना, k माइनस के, तो है ना 0 घटाओगे तो यहाँ x बार कुछ नहीं, एक्चुअली वैसे फाइन, ध्यान में x बार क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सैंपल इन साइड लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ सिंपली इसका आ जाएगा x मोर देन k, इस तरह का क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। तो मॉड x ना, मॉड x देन k, इस तरह क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। चलो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आया, थीटा 0 रख दिया ना, तो ये कितना हो गया, फाई ऑफ k माइनस फाई ऑफ माइनस के। ये पता होगा आपको, ये CDF का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो फाई CDF एस नॉर्मल का, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा हाँ 2 फाई ऑफ k माइनस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से फाई के आपका आ जाएगा 1.383 बाई 2, ये कितना आ गया 8 6 6915, ठीक है। तो आपको यहाँ पर k चाहिए होगा, तो ये आपको दे रखा होगा पेपर में, आप चेक कीजिए अब। हाँ तो वो आपको देखो पेपर में फर्स्ट पेज पे 0.5 है ना, जिसकी जो, क्योंकि वो जो 5 दे रखा है उन्होंने भी पेपर सॉल्व किया है ना, तो सॉल्व किया है तो उनको पता है कि यहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है, तो पेपर जब बनाए जाते हैं उसको सॉल्व भी किए जाते हैं। तो सॉल्व किया उन्होंने, फिर उनको लगा अच्छा यहाँ पे जरूरत है, तो वो वैल्यू फिर आपको देंगे वो। तो ये दे रखा है उन्होंने
वो चीज़ है। के आ गया 0.5, अब आगे हो जाएगा। सो के हाफ आ गया, तो हमारा क्रिटिकल रीजन अब आ गया। ठीक है, सो मॉड एक्स मोर देन हाफ। अब पावर, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो यहाँ से फिर से 1 माइनस ही कर लेते हैं। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ गिवन थीटा इज 1। तो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू है माइनस हाफ से प्लस हाफ। कैसे भी कर लो, आपको कैलकुलेशन शॉर्टकट आता है उसके हिसाब से भी कर सकते हो। गिवन थीटा इज 1, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, तो x माइनस यहाँ 1 घटाना पड़ेगा बिकॉज मीन इज 1, तो यहाँ से ठीक है जी। तो यहाँ माइनस हाफ और यहाँ -3/2। तो इस तरह से आपके केसेस आ गए। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस, अब इसको पहले ब्रैकेट में कर देता हूँ, तो फाई ऑफ माइनस हाफ माइनस फाई ऑफ -3/2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो आपको पता है कि फाई ऑफ माइनस के इज 1 माइनस फाई के, तो 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। जब आप ब्रेक करोगे तो ये आएगा 1 माइनस, कितना आएगा, अच्छा माइनस में ही दे रखी है, प्लस में दे रखी है, हाँ तो 1 माइनस कर देते हैं। तो ये फाई ऑफ 3/2 माइनस फाई ऑफ हाफ बचेगा। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है पेपर में, है ना। तो ये आ गया 1 माइनस फाई 3/2 प्लस फाई हाफ। कैसे कर लो, तो ये वैल्यू आपको जैम के पेपर में दे रखी है, यूज करके आप पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ क्या पावर क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट। जिन्होंने ट्राई नहीं किया आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, बट डाउट तो अभी चलता रहेगा ना एंड तक, जो भी हो सकता है, क्योंकि मैं ही पढ़ा पड़ेगा ना, सीख ही रहा हूँ, तो आप डाउट पूछोगे तो उससे करेंगे। एक्स स्क्वायर लेस देन के को नहीं, वो आप तब कर सकते हो जब आप श्योर हो कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा। है ना, तो इसको ये करना पड़ेगा, व्हेन एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू देन ये करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अगर और कोई डाउट है, टेस्टिंग वाला मैंने पीडीएफ भेजा था, नहीं भेजा तो वो आपके पास पेपर है ना पूरा गेट और जैम का मर्ज, जो 700-800 पेज का है, उसमें आप ढूंढ के कर सकते हो। और बाकी नेक्स्ट टाइम सबने टेस्टिंग अभी एक बार कंप्लीट कर लिया है, और अभी करते हैं फिर रिवीजन, या फिर पेपर, अब पेपर वाइज शायद मैं कराऊंगा सोल्यूशन, तो अभी देखते हैं पहले। तो अगर डाउट अभी नहीं है तो ठीक है, मुझे निकलना भी था आज, तो अभी इस पे है ना डिस्टर्बेंस में लास्ट ही क्लास थी आज यहाँ पे। फिर अब जब हम खुद लेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में मेरे पास भी होगा, तो अब फिर आईपैड पे पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, तो अभी मैं दिल्ली आया था एक सप्ताह के लिए, तो ठीक है चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप ट्राई करो, प्रॉब्लम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने किए भी होंगे सारे क्वेश्चंस, कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे, तो आप कीजिए, फिर डाउट पूछिए। ठीक है, टेस्ट के डाउट डिस्कशन से क्लास रखते हैं कल। मैं भी रात को मेरी ट्रेन है, तो मैं थोड़ा तैयारी करूंगा, और उसके डिस्कशन क्लास में भी, हाँ मैं कह रहा हूँ चलिए, मेरी रात को ट्रेन है, थोड़ा मुझे, हाँ मुझे थोड़ा पैकिंग करनी है, तो मैं डाउट डिस्कशन क्लास रखूंगा परसों शाम को, मतलब कल तो मैं ट्रेन में ही रहूंगा, तो कल शाम को पहुंचेंगे, तो परसों क्लास है, परसों दिन में भी, या मैं क्लास 9 to 12 भी रखता हूँ, यही ठीक है। रात को मेरी क्लास 9 to 12 हो गया, आज वो मेरी ट्रेन है, इस वजह से थोड़ा टाइम इधर उधर हुआ है, तो कल मेरी नहीं होगी क्योंकि मैं ट्रेन में रहूंगा, तो कल मेरी क्लास नहीं होगी, और शशि सर की होगी तो बता देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।